एपिसोड 51। एक दूसरे की तरफ मत देखो। यह कोई राक्षस नहीं था, लेकिन ये राक्षस से भी ज्यादा बुरा था। रानी मिया ने अपने जीवन के सबसे बुरे पल को याद करते हुए कहा। वह मानव राक्षस सम्राट तारस ने प्रश्नवाचक स्वर में धीरे से कहा। हमेशा की तरह राक्षस सम्राट राक्षस राजाओं से अधिक चतुर होते हैं। रानी मिया ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, जिससे तेंशा के अलावा बाकी सभी लोग चौंक गए, जो पहले से ही इसके बारे में जानते थे। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम स्पष्ट रूप से हमें डराने के लिए झूठ बोल रहे हो ताकि हम उस इंसान के डर से वापस चले जाए, लेकिन ये काम नहीं करेगा। बुलकिंग ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। ओह, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रानी मिया ने ये कहते हुए एक उदास मुस्कान दी। आया, क्या तुम मुझसे ये चोगा उतार सकती हो? रानी मिया ने कहा। जब एक छोटी लड़की उसकी ओर बढ़ी, जब आया ने रानी मिया का चोगा उतार दिया तो सभी ने गौर से देखा। जैसे ही लबादा खोला गया, सभी को उसके गायब हाथ दिखाई दिए। वह बस वहां उदास खड़ी थी और उसके चारों ओर उदासी छाई हुई थी और सभी उसे घूर रहे थे। ये नशा ने इसे देखकर हतलाते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। वह बस मुंह खोले रानी मिया को देखता रहा, कैसे यहाँ तक कि बुरी तरह घायल मजूमा और बाला भी इस बारे में पता चलने पर हैरान रह गए। तुम्हें लगता है कि मैं इस झूठ के लिए अपने हाथ काट लूंगी? क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो? रानी मिया ने कहा और वह पागलों की तरह हंसने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है इसका? उस इंसान के बारे में तुमने जो कहानियां गढ़ी हैं उनसे क्या लेना देना है? भालू राजा ने पूछा। हालांकि वह रानी मियाको को इस तरह देखकर चौंक गया था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इसका उस इंसान से क्या लेना देना है। मैंने स्पष्ट रूप से अपने हाथ नहीं काटे। नहीं, राक्षसों ने और किसी भी अन्य जनजाति के नेता में इतनी ताकत नहीं है कि वह ऐसा कर सके। आपको क्या लगता है कि यह मेरे साथ किसने किया? अंदाजा लगाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि राक्षस वास्तव में कितने चतुर है। रानी मिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह मानव बाघ राजा ने गंभीर स्वर में कहा। ओह, मैंने सोचा था कि तुम ज्यादा समय लोगे। लगता है राक्षस राजा उतने मूर्ख नहीं है जितना मैंने सोचा था। रानी मिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रही है। मनुष्य ऐसा क्यों करेगा? दक्ष सेन का सभी जनजातियों के साथ अच्छा रिश्ता था। यह मनुष्य उसका वंशज है, वह उसके हाथ नहीं काटेगा। वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रही है। ये हमें उस मानव की ताकत पर विश्वास दिलाने और डर से पीछे हटने की एक विस्तृत योजना है। वह जानती थी कि वह हर जनजाति से मदद लेने के बाद भी हमें नहीं हरा सकती, इसलिए उसने सब कुछ योजनाबद्ध किया। जब उसे पता चला कि हम आ रहे हैं तो उसने अपने हाथ भी कटवा लिए। कितनी बुरी योजना है, भालू राजा ने गर्व से कहा, जैसे कि उसने एक बड़ी योजना का पर्दाफाश किया हो। अधिकांश राक्षस राजा ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि उसकी बातें सही थी। यह सुनकर राक्षस सम्राट भी गहरी सोच में पड़ गए। बहुत हो गया समय बर्बाद, तुम्हें मारने के बाद हम सब कुछ सोचेंगे, बैल राजा ने गंभीरता से कहा और उसने सोचना बंद कर दिया। क्या आप लड़ सकते हैं? नशा ने वहां मौजूद हर जनजाति के नेता से पूछा, जिनमें से अधिकांश बहादुरी से खड़े होकर एक और लड़ाई में उतरने के लिए तैयार हो गए, जबकि उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वहीं रुके रहे। मैं शारीरिक रूप से लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी अधिकांश हड्डियां टूट चुकी है, लेकिन मैं अपनी पवन शक्ति का उपयोग करके मदद कर सकता हूँ। बारो जनजाति के नेता बाला ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं अन्य तरीकों से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मलान जनजाति के नेता मजुमा ने उदास भाव से उत्तर दिया। मुझे प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है और मैं किसी भी हमले का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि मेरा आइस जेल टूट गया था। मैं सभी के लिए एक मृत बोझ हूँ क्योंकि मैं शारीरिक रूप से भी नहीं लड़ सकती। रानी मिया ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ नशा से कहा। तो हमारे खिलाफ 10 राक्षस राजा है, हमारी जीत की संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही है ना? नशा ने मजाक में कहा, क्योंकि उसने लड़ने के लिए तैयार सभी लोगों को देखा था। यह अंतिम लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई, और अस्तित्व की लड़ाई। बहादुर योद्धाओं, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो पीछे रह गए। उन सभी की रक्षा करने के लिए हमें लड़ना होगा। हमें अपनी मृत्यु तक लड़ना होगा, जब तक कि या तो हम या दुश्मन ही बचे रहे। मैं मरते दम तक इस लड़ाई में अपना दिल और आत्मा लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सभी भी ऐसा ही करेंगे? तेंशे जोर से दहाड़ा और उसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ। वहां मौजूद हर योद्धा जोर से अड़ने लगा क्योंकि वे लड़ने के जोश से भर गए थे। योद्धा चाहे किसी भी जनजाति का हो, मलान, बारो, अफिया, बंशी, हर योद्धा शामिल हो गया। लकड़ी के नियम का उपयोग करके उनका मनोबल बढ़ाना प्रभावशाली चाल। राक्षस सम्राट शतया ने किनारे से टिप्पणी की। जब उसने देखा कि पौधे पूरे युद्ध क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही उन्होंने वातावरण में एक सौम्य गंध फैलाना शुरू किया, उनके विरोधियों का मनोबल बढ़ गया। बेशक हालांकि लकड़ी का नियम अपनी ताकत के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन यह अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। ये छोटा सा लड़का इस नियम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। राक्षस सम्राट तारस ने राक्षस सम्राट शतया से कहा, हमला करो। तेंशा ने दहाड़े हुए कहा। जब उसकी सेना ने लकड़ी के नियम का उपयोग करके राक्षसों पर हमला करना शुरू किया,
हालांकि उनके हमले आग के नियम के सामने कमजोर थे, लेकिन उनके अच्छे उपयोग के माध्यम से वे राक्षसों को उचित मुकाबला देने में सक्षम थे। बाकी सभी कबीले के सरदारों ने भी ऐसा ही किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया, जिसे उन्होंने बड़े जोश के साथ किया। राक्षस सेना और गठबंधन सेना ने आखिरकार जाकर लड़ाई शुरू कर दी थी। हालांकि राक्षसों के पास अभी भी बढ़त थी, लेकिन अफिया सेना के शामिल होने की वजह से यह बढ़त काफी हद तक कम हो गई थी। तुम क्या कहते हो कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं? उन्हें लड़ते देखना बोरिंग है, टाइगर किंग ने गुस्से से कहा, और उसने तेनशा को देखा। तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ते? नशा ने चुनौती दी। जू, तुम मजूमास और बाला की उन दोनों की देखभाल करने में मदद कर। तेनशा ने कंकाल राजा और बैल राजा की ओर इशारा करते हुए कहा। नशा ने जल्द ही लोगों को लड़ाई की योजना के बारे में बताया और सभी लोग अपने विरोधियों से लड़ने लगे, जबकि तेनशा ने टाइगर किंग के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। पौधे बाघ राजा पर हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाघ राजा अपनी ज्वलंत लपटों से उन पौधों को जलाता रहा। पृथ्वी तोड़ने वाली मुट्ठी। तेनशा ने दहाड़े हुए मुक्का मारा। टाइगर किंग ने भी एक मुक्का मारा, लेकिन प्रभाव से ठीक पहले कई बेलें दिखाई दी और टाइगर किंग के हाथों को पकड़ लिया और उसकी गति को दूसरी दिशा में बदल दिया। लेकिन बस थोड़ा सा बदलाव हुआ। ये छोटी सी गड़बड़ी लड़ाई के परिणाम पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि टाइगर किंग का मुक्का चूक गया, जबकि नशा का मुक्का टाइगर किंग के सिर पर लगा, जिससे वह दूर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। बाघ राजा जल्दी ही उठ खड़ा हुआ और उसका चेहरा धूल से लथपथ हो गया। उसने मुंह में धूल भर ली। बाघ राजा ने तेनशा को बहुत गुस्से से देखा। बाघ राजा जल्द ही धूल से लथपथ अपने चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ और उसने मुंह में धूल भर ली। बाघ राजा ने तेनशा को बहुत गुस्से से देखा। तुम मरने वाले हो। बाघ राजा ने गुस्से में दहाड़ हुए नशा की ओर दौड़ लगाए और मुक्का मारा। नशा ने फिर से मुक्का मारा, पहले की तरह। आखिरी क्षण में बेलें दिखाई दी जो बाघ राजा के मुक्के की दिशा बदलने की कोशिश कर रही थी। काम नहीं करेगा। 2 बार बाघ राजा ने सीधे चेहरे से कहा, क्योंकि उसकी मुट्ठी के चारों ओर लपटें दिखाई दे रही थी। जैसे ही बेलों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वे तुरंत अलग हो गए। क्योंकि बाघ राजा ने इस मौके में भी ताकत के नियम का इस्तेमाल किया था। उसके हाथ को पकड़ने वाली बेलों के अवशेष जलकर राख हो गए। बाघ राजा की मुट्ठी ने नशा की मुट्ठी को छुआ, लेकिन क्षण भर के संपर्क के बाद ही तेनशा जमीन पर गिरे टूटे पतन की तरह उड़ गया और काफी देर तक फिसलता रहा, फिर रुक गया। नशा के कपड़े फट गए थे और उसकी पीठ पर लगे घावों से रक्त निकलता हुआ देखा जा सकता था, जैसा कि एक राक्षस राजा से अपेक्षा की जाती है। आपकी ताकत शीर्ष स्तर की है, तेनशा ने एक दर्दनाक मुस्कान के साथ कहा और बहादुरी का नाटक करने की कोशिश करते हुए खड़ा हो गया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरे जैसे राक्षस राजा के हाथों मरोगे। तुमने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जिसके कारण तुम्हें इतनी अच्छी किस्मत मिली है। बाघ राजा ने तेनशा को घूरते हुए कहा। हाँ, मैंने पिछले जन्मों में बहुत से अच्छे काम किए थे, लेकिन इस जन्म में मैंने बहुत से गलत काम किए हैं। मुझे तुम्हारी माँ के साथ कभी नहीं सोना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी आसानी से गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म देगी। नशा ने मजाक करते हुए जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी माँ के बारे में बुरा बोलने की? तुम मरने वाले हो। बाघ राजा दहाड़ा और उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। ज्वलंत नरक का दानव। बाघ राजा ने मुट्ठी बांधी और मुक्का मारा, लेकिन इस बार तेनशा की ओर नहीं, उसने जमीन पर मुक्का मारा। जैसे ही उसकी मुट्ठी जमीन पर लगी, एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और आसपास के क्षेत्र में कुछ दरारें विकसित होने लगी। दरारों से भारी लपटें निकल रही थी। ये दरारें और चौड़ी होती जा रही थी और भी अधिक आग छोड़ रही थी। यह सारी आग बाघ राजा के सामने इकट्ठी हो गई, जो एक राक्षसी बाघ का रूप लेने लगी। यह एक जलते हुए बाघ की तरह दिख रहा था, लेकिन इसके सिर से 2 राक्षसी सी निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके पीछे 2 जलती हुई पूंछें उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। ये तेनशा को भूल रहा था, क्योंकि उसके मुंह से 2 बड़े नुकीले दांत निकले हुए दिखाई दे रहे थे। आखिरकार उसने अपना सबसे मजबूत हुनर इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि वह आदमी अब मर चुका है और मैं उससे लड़ने का मौका पाने की उम्मीद कर रहा था। कंकाल राजा ने निराश होकर कहा, जाओ और जी भर कर हाओ। बाघन ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा और गहरे गुस्से से तेनशा को घूरने लगी। ओह लानत है, लगता है मैंने गलती कर दी। मैं बहुत आगे निकल गया और उसे और भी गुस्सा दिला दिया, तेनशा ने सोचा, और वह बहादुरी से अपनी जगह पर खड़ा रहा। जलता हुआ बाघ दहाड़ता हुआ नशा की दिशा में आसमान में ऊंची छलांग लगाने लगा। जंगल के रक्षक नशा ने अपने हाथों से कुछ इशारे करते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें हरी होती हुई दिखाई दे रही थी। युद्ध के मैदान में अचानक एक बड़ा पेड़ उगाया, जो जलते हुए बाघ और तेनशा के बीच कहीं से नहीं था। ये बढ़ता और बड़ा होता गया। इसमें से कुछ शाखाएं निकली और 2 हाथों का आकार ले लिया। ये सब कुछ ही पल में हुआ। पहले पूरी तरह से खाली जगह पर अब एक लंबा मानव जैसा दिखने वाला पेड़ खड़ा था। जैसे ही जलता हुआ बाघ पेड़ के पास पहुंचा, उसने तुरंत अपना एक पंजा घुमाया। बाघ को पीछे धकेला गया और वह जमीन पर गिर गया, जबकि पेड़ के हाथ में आग जलने
लगी जिसने बाघ को छुआ था। पेड़ ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को फाड़ दिया, इससे पहले कि आग उसके दूसरे हिस्सों तक पहुंचती। लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा जमीन पर गिरा जो जल्द ही राख में बदल गया। उसकी जगह एक नया हाथ उगाया जो बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह छोटी कठपुतली तुम्हारी रक्षा कर सकती है? बाघ राजा ने नाक भान सकोड़ी। जलता हुआ बाघ लगातार हमला करता रहा जबकि विशाल पेड़ अपने मालिक की रक्षा करने की कोशिश करता रहा। हालांकि जलते हुए बाघ को उस विशाल पेड़ पर जीत हासिल करने और उसे नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगा। पेड़ की जड़ें जलकर राख हो गई और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इस लड़ाई के बाद बाघ की लपत थोड़ी कम हो गई। बाघ तेजी से तेंशा की ओर बढ़ा और अपने पंजे जनजाति नेता तेंशा की सीना की ओर घुमा दिए। प्रकृति अवरोध, नशा ने कहा। जैसे ही उसके सामने एक हल्के हरे रंग की ढल दिखाई दी, जैसे ही बाघ के पंजे ने ढल को छुआ, उसकी लपटें और भी कम हो गई। ढल एक पल तक टिकने के बाद टूट गई। हालांकि ढल के पीछे तेंशा पीछे हट गया लेकिन पंजे अभी भी उसे छू रहे थे। जमीन पर गिरते समय उसकी सीना पर पंजे के निशान देखे जा सकते थे। उसकी सीना से रक्त बहने लगा। बाघ की लपट इतनी कम हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से गायब होने से पहले ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। फिर भी यह जलता हुआ बाघ गायब होने से पहले नशा पर कूद पड़ा और उसका सिर काटने की कोशिश करने लगा। कई नई लताएं जलते हुए बाघ को उसकी जगह पर ले गई लेकिन कुछ ही पल में वह जलकर राख हो गया। लेकिन ये छोटा सा पल नशा के लिए काफी था क्योंकि बाघ की लपट और भी कम हो गई और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। क्या अफिया के एक जनजाति नेता की यही गरिमा है? युद्ध के बीच में आराम से जमीन पर लेटे रहना। पास से एक आवाज आई। नशा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। तुमने मुझे बचा लिया बूढ़े जू, नशा ने जू की ओर देखते हुए कहा। बेशक मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे तुम कितने भी बुरे क्यों ना हो। तुम अभी भी हमारे कबीले के नेता हो। उपनेता जू ने मजा किया लहजे में कहा। जू नशा की ओर बढ़ा ताकि उसे मदद का हाथ दे सके लेकिन जैसे ही पीछे से एक हाथ उसकी सीना में घुसा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम किसी को भूल नहीं रहे हो? छोटे कीड़े, मेरी लड़ाई में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाघ राजा ने क्रूर आवाज में कहा और उसने जू की सीना से अपना हाथ बाहर निकाल लिया जिससे पीछे एक बड़ा छेद हो गया। जू नशा चिल्लाया जब उसने ये सब होते देखा। जू जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें अभी भी खुली थी। टेका उसने नशा की ओर देखा और थोड़ी पीड़ादायक मुस्कान दी क्योंकि उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों की रोशनी उसके शब्दों को पूरा करने से पहले ही गायब हो गई और वह मर गया। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बेटी की देखभाल ऐसे करूंगा जैसे वह मेरी अपनी बेटी है, नशा ने खुद से कहा और वह जमीन पर बेजान पड़ी। जू को देखने लगा। हाँ, अब कोई भी हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर मैं किसी के सामने उदाहरण पेश नहीं करूंगा तो कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। बाघ राजा ने हंसते हुए कहा। ओह, मैं तुम दोनों को अलग करने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम परलोक में उससे मिलने जा सकते हो। बाघ राजा हंसा और तेंशा की ओर बढ़ा जो जू को देखता रहा। यह इतना आसान है कि यह उबा होता जा रहा है। बैल राजा ने माजूमा को जमीन पर पटक हुए कहा। स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। हर जनजाति का नेता रक्त से लथपथ जमीन पर पड़ा था जबकि राक्षस राजा खड़े थे। बहुत हो गया खेल, तुम्हें अपने दुश्मनों को जल्दी से मार डालना चाहिए, राक्षस सम्राट तारस ने किनारे से कहा। सभी राक्षस राजाओं ने उसकी बातें जोर से और स्पष्ट सुनी। बिल्कुल, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, राक्षस राजाओं ने कहा क्योंकि उन्होंने रानी मिया को छोड़कर हर जनजाति के नेता को निर्णायक झटका देने का फैसला किया था जो उस समय अकेली रह गई थी। इससे पहले कि वे जानलेवा हमला कर पाते वे बीच रास्ते में ही रुक गए और ऊपर की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि राक्षस सम्राट भी चौंक कर ऊपर की ओर देखने लगे। रहस्यमय हत्या की मंशा की लहर दिखाई दी और वातावरण में फैल गई। सभी राक्षस राजा जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए और ऊपर की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि राक्षस सम्राट भी ऊपर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि उनके चेहरे पर एक हैरान करने वाली भावना उभर आई थी। पूरे वातावरण में हत्या की भावना की लहर फैल गई। हर व्यक्ति ऊपर की ओर देखने लगा जिसमें बुरी तरह घायल जनजाति के नेता और रानी मिया भी शामिल थी। यहाँ तक कि तेंशा भी एक पल के लिए रुक गया क्योंकि उसने अपना ध्यान जू से हटाकर अपने ऊपर की ओर लगाया। इतनी भयंकर हत्या की मंशा, कितनी प्रबल! नशा ने हत्या की मंशा को महसूस करते हुए बड़बड़ा से खुद को नहीं रोक सका। ये हत्या का इरादा, रानी मिया ने खुद से कहा जैसे कि उसने पहले भी ऐसा महसूस किया हो। फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया क्योंकि उसे याद आया कि उसने पहले कहा इस हत्या के इरादे को महसूस किया था। क्या वह क्या है? सभी राक्षस राजा अपने सिर के ऊपर की चीज को घोलकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ होते नहीं सुना, क्या हो रहा है? राक्षस सम्राट शती चिल्लाया और उसे गौर से देखता रहा। इसमें से ऐसी हत्या करने की मंशा निकल रही है, यह इतना मजबूत है। राक्षस सम्राट तारस ने आसमान से अपनी नजरें हटाए बिना कहा। आसमान में एक बड़ी सी दरार दिखाई दे रही थी, उसमें से हत्या की प्रबल इच्छा निकल रही थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जल्द ही दो हाथ दरार से निकलते हुए दिखाई दिए और
दरार के दोनों किनारों को पकड़कर अंदर से दरार को चौड़ा करने पर मजबूर कर रहे थे। जल्द ही ये दरार 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो गई। इस स्थानिक दरार से कोई बाहर निकला। यह एक लड़का था जो लगभग 12 साल का लग रहा था। उसके काले बाल और सुंदर सुनहरी आंखें उसे देखने में बहुत सुंदर बना रही थी। उसकी पीठ पर 2 पंख देखे जा सकते थे जो उसे अंतरिक्ष जीर दरार से बाहर निकलने के बाद उड़ने में मदद करते थे। उसका बायां पंख एकदम काला था जबकि दायां पंख पूरी तरह सुनहरा था जो उसे एक ही समय में लगभग शैतानी और देवदूत जैसा रूप देता था। दक्ष के स्थानिक दरार से बाहर निकलते ही वातावरण में हत्या की भावना अपने चरम पर पहुंच गई। स्थानिक दरार जल्द ही गायब हो गई जैसे कि वह कभी थी ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष सामान्य हो गया था। दक्ष एक भयंकर देवता की तरह सबके ऊपर उड़ रहा था और मनुष्यों को नीचे देख रहा था। वह यहाँ है, रानी मिया ने सोचा और अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गई, उस दिन को याद करते हुए जब उसने इस राक्षस से लड़ने की मूर्खतापूर्ण गलती की थी। मामा मिस्टर चेन, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए, तेनशा चिल्लाया जब उसने दक्ष को अमर राजा की तरह उड़ते हुए देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। दक्ष ने नशा और उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने इधर उधर देखा और जल्द ही देखा कि जू बाघ राजा के पीछे बेजान पड़ा है और उसकी सीना में एक बड़ा छेद है। उसने बाघ राजा की ओर देखा और उसके हाथ में अभी भी ताजा रक्त देखा। जैसे ही वह अपनी जगह से गायब हुआ उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह जल्द ही बाघ राजा के सामने आ गया और इससे पहले कि बाघ राजा कुछ समझ पाता एक हाथ उसके सीने में घुस गया और उसका दिल चीर दिया। दक्ष ने टाइगर किंग के दिल को बेरहमी से कुचल दिया। जमीन पर बेजान होकर गिरने से पहले टाइगर किंग ने जो आखिरी चीज देखी वह थी उसकी आंखों के सामने उसका दिल कुचला जाना। तुमने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती की है, दक्ष ने जमीन पर पड़े टाइगर किंग के शव को देखते हुए कहा। मुझे खेद है, मैं देर से आया। उसने अपना ध्यान वापस जो की और मोड़ा और उदासी से भरी धीमी आवाज में कहा, तुमने बाघ राजा को मार डाला। भालू राजा जो बाघ राजा के सबसे करीब खड़ा था, जैसे ही उसने बाघ राजा के शरीर को जमीन पर गिरते देखा वह एक कदम पीछे हट गया। भालू राजा की अनदेखी करते हुए दक्ष नशा की ओर बढ़ा और उसे हाथ देकर कर उठने में मदद की। उठने के बाद नशा कांपते कदमों से जू की ओर गया और उसके शरीर के ठीक बगल में घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़े आदमी जू, तुम मेरी वजह से मर गए। तुम हमेशा कहते थे कि मुझे अफिया के नेता के रूप में सम्मान की आवश्यकता है, लेकिन तुम ही सबसे अधिक सम्मान के पात्र थे। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी कैसे संभाल सकता हूँ, मेरे दोस्त, तेनशा ने कांपती आवाज में कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं समय पर यहाँ न आ पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, दक्ष ने धीरे से कहा। आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है मास्टर चेन, यह आपकी गलती नहीं है। आप साधना में व्यस्त थे। आपको कैसे पता चला? मुझे यकीन है कि जैसे ही आपको पता चला आप यहाँ आए होंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, तेनशा ने दक्ष को जवाब दिया। दक्ष ने उनकी ओर देखना बंद कर दिया और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। तुम आखिरकार यहाँ आ गए, चूंकि तुम यहाँ हो तुम कभी वापस नहीं जाओगे। राक्षस सम्राट तारा ने आखिरकार अपने विशाल शरीर को उस स्थान से हटा दिया जहां वह युद्ध शुरू होने के बाद से खड़ा था और वह अपने भारी पैरों के साथ दक्ष की ओर चला गया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। मुझे कहना होगा कि तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तुमने एक राक्षस राजा को इतनी आसानी से मार डाला, जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हमने तुम्हें बहुत कम आंका था। राक्षस सम्राट तारस चलते हुए कहता रहा, जबकि राक्षस सम्राट शतया अभी भी नहीं हिला, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह भयंकर हत्या का इरादा कहीं से भी प्रकट होना और एक राक्षस राजा को इतनी आसानी से मार डालना, उसे देखना ही मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि मैं उसे लड़ाई में हरा पाऊंगा या नहीं। क्या मैंने वास्तव में तारा की बदला लेने की योजना और युद्ध में जाने के लिए सहमत होकर गलत कदम उठाया, क्योंकि वह मानव एक बच्चा था, न कि बलान की योजना थी कि वह इस मानव को हमारी ओर खींचे और उससे दोस्ती स्थापित करे। अब मुझे क्या करना चाहिए? पुराने दोस्त, काश तुम अभी यहाँ होते, शेंट ने सोचा और वह दूर से दक्ष को देखता रहा। मानव जनजाति वास्तव में अद्भुत है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी राक्षस राजा को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत है। बुरी बात यह है कि राक्षस राजा और राक्षस सम्राट के बीच बहुत अंतर है और तुम सिर्फ एक बच्चे हो। मुझे यकीन है कि तुमने छोटे बाघ को मारने के लिए अपनी सारी चालें चली होंगी। राक्षस सम्राट तारा ने दक्ष को देखते हुए कहा। दक्ष ने अपने आईपीएस हिलाते हुए धीरे से वादा किया। हालांकि यह बात धीमी आवाज में कही गई थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसने उसकी बात ना सुनी हो। तुम सब अपने पाप के लिए मरोगे, यह एकमात्र वाक्य था जो दूर दूर तक सुना जा सकता था। जब दक्ष ने अपनी भारी आवाज में ये कहा तो वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। कई लोगों को ये दृश्य ऐसा लगा जैसे नरक का राजा पापियों पर अपना फैसला सुना रहा हो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास नहीं हो रहे हो छोटे लड़के? अब जब तुमने एक राक्षस राजा को मार दिया है तो तुम्हें एक राक्षस सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अभी भी एक सम्राट और एक राजा के बीच की शक्ति के अंतर को समझना बाकी है। राक्षस सम्राट तारा ने नाक सिकड़ी जब उसने देखा कि दक्ष उसके सामने निश्चल खड़ा है और उसे तिरस्कार से देख रहा है। ओह, तो फिर तुम मुझे अंतर क्यों नहीं बताते? दक्ष ने उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा। वह आदमी इतना बेशर्म था कि राक्षस सम्राट को इस तरह से नीची नजर से देख रहा था मानो वह कोई तुच्छ व्यक्ति हो। तुम
रहा। सम्राट तारस क्रोध से भर गया, उसके शरीर से एक डरावनी आभा निकलने लगी। अगले ही पल तारस ने अपने राक्षसों को छोड़कर मैदान पर मौजूद सभी लोगों पर अपनी आभा का इस्तेमाल किया। लगभग सभी जीव जो प्रभावित हुए वे डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। आभा से उन्हें जो भय महसूस हुआ था वह थोड़ा ज्यादा ही था। बहुत से योद्धा घुटनों के बल गिर गए। इस बीच जो खड़े रह पाए उन्हें खुद को गिरने से बचाने में मुश्किल हुई। यहाँ तक कि कबीले के नेता भी आभा से प्रभावित थे। अपने दुश्मनों के संघर्ष को देखकर राक्षस उन योद्धाओं पर हंसने लगे जो राक्षस सम्राट की आभा का प्रहार झेल कर घुटनों के बल गिर गए। हालांकि उनका जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही उनकी निगाहें दक्ष पर पड़ी उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। दक्ष बस वहीं खड़ा रहा। राक्षस सम्राट तारा को घूरता रहा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान थी। फिर से ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मनोरंजनकर्ता को एक तुच्छ अभिनय करते हुए देख रहा हो। क्या तुमने दिखावा करना बंद कर दिया है? दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं भी किया है तो भी अब मेरा दिखावा करने का समय आ गया है। जैसे ही दक्ष ने बोलना समाप्त किया उसने अपनी आभा छोड़नी शुरू कर दी। अचानक ऐसा लगा कि राक्षस सांस लेना भूल गए हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि दक्ष ने उन्हें अपने आसपास की हवा से वंचित कर दिया है। हर एक राक्षस अपने घुटनों पर गिर गया, साथ ही साथ उनके दिल की धड़कनें भी धीमी हो गई। उसी पल स्थिति बदल गई। अब राक्षसों के लिए अपने प्रतिद्वंदी की भयावह आभा को सहने का समय आ गया था। राक्षस राजा दूर से खड़े होकर अपनी सेना को गिरते हुए देख रहे थे। अजीब बात यह है कि उन्हें आभा का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। राजाओं की जानकारी के बिना दक्ष ने उन्हें निशाना नहीं बनाया। राक्षस सम्राट तारा ने केवल अपने अनुचर के संघर्ष को देखा। उसका चेहरा उसके पेट के गड्ढे से उठे गुस्से से गर्म हो रहा था। वह अपनी आभा का उपयोग करके दक्ष को डराना चाहता था, लेकिन दक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उस आदमी ने उसके खिलाफ अपनी चाल का इस्तेमाल किया। उसे शर्म आ रही थी कि दक्ष सिर्फ अपनी आभा से उसकी पूरी सेना को घुटनों के गिराने में सक्षम था। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम उस आभा का इस्तेमाल मुझ पर भी क्यों नहीं करते? मैं भी इसकी ताकत का अनुभव करना चाहता हूँ। राक्षस सम्राट तारा ने दक्ष को घूरते हुए कहा। वह जानता था कि दक्ष उस पर अपनी आभा का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वह इसका जरा सा भी एहसास नहीं करेगा। मैंने इसका इस्तेमाल तुम पर और उन छोटे लोगों पर नहीं किया। तुम सोच रहे होगे कि किस कारण से है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम और तुम्हारे लोग मेरा सामना करने से डरे। मैं तुम्हें तब मारना चाहता हूँ जब तुम अपने सबसे अच्छे रूप में हो, न कि तब जब तुम डरे हुए हो। दक्ष ने तारा को जवाब दिया। साथ ही राक्षस राजाओं की ओर अपनी उंगली भी उठाए। तुम बाघ राजा को मारने के बाद जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तुम सोचते हो कि तुम हमें भी मार सकते हो। तुम सोचते हो कि हम तुमसे डर जाएंगे। बैल राजा दहाड़ा। वह खुद को क्रोधित होने से नहीं रोक सका। वह बहुत धोखेबाज है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी छोटी सी आभा केवल थोड़ी ही मजबूत है और वह मुझ पर और उन छोटे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। पता ना चले इसके लिए उसने इसका इस्तेमाल हम पर नहीं किया और अब भी हम पर इसका इस्तेमाल करने से इनकार करता है। राक्षस सम्राट तारा ने खुद से कहा। क्या तुम मरना चाहते हो या पहले अपनी सेना का कत्ल होते देखना चाहते हो? दक्ष ने मजाक लहजे में कहा। जैसे ही उसका ध्यान तारा से हटकर बुल किंग पर गया उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है ना? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सबको मार सकते हो? मुझे भी। बुल किंग हंसा और पूरे समय गुस्से में दक्ष को घूरता रहा। मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा समय ऐसे बेकार प्राणियों पर बर्बाद होगा। दक्ष ने लापरवाही से जवाब दिया और बैल राजा की ओर देखा। वह आदमी बैल राजा के जवाब का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए दूसरी बार उसने फिर से बोलने से पहले राक्षस राजाओं की पूरी दुनिया को अपनी नजर से देखा। बहुत हो गई बातें, मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पहले तुम लोगों को निपटा दूं और फिर उसके बाद दो बड़े कामों पर आ जाऊंगा। तुम सब उस तलवार का सामना करने के लायक नहीं हो, मैं बस इसी का इस्तेमाल करूंगा। दक्ष ने माउंटेन ट्रॉय को अपने हाथ में थामे हुए कहा। यह वही स्पिरिट ग्रेड हथियार था जो उसे लन कबीले से मिला था। मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे मारते हो। मुझे मेरी तलवार दो। बैल राजा दहाड़ा। क्षण भर में ही दो राक्षस अपने हाथों में भारी तलवार लेकर अपने राजा की ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। ये लो स्वामी, दो राक्षसों में से एक ने कहा और ये तलवार बैल राजा को दे दी। तलवार 1.5 मीटर से अधिक लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी थी। इसकी मोटाई भी लगभग 5 सेंटीमीटर थी। बैल राजा ने बिना किसी प्रयास के तलवार उठा ली। फिर उसने तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बैल राजा के लिए तलवार उठाने वाले राक्षस आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि उनके स्वामी ने इतनी आसानी से भारी तलवार उठा ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम था। ये दर्शाता है कि उनका स्वामी कितना शक्तिशाली था। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? मैं तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि वह आदमी नरक में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहता। दक्ष ने टाइगर किंग की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम बुल किंग को ऐसा महसूस हुआ कि वह लन चेन की बातें सुनते सुनते उसके मुंह में रक्त भर गया है।
गुस्से से आग बबूला होकर वह लंग चेंकी की ओर भागने लगा। उसने अपने हमले की शुरुआत में अपनी तलवार के साथ शक्ति के नियम का इस्तेमाल किया, हालांकि तलवार दक्ष से संपर्क तक नहीं बना पाई, ये बस एक खाली जगह पर झूल गई। बुल्किन को एहसास हुआ कि दक्ष थोड़ा आगे बढ़ गया था और उसकी तलवार सिर्फ उस आदमी की पिछली छवि पर लगी थी। वह तुरंत पीछे मुड़ा और सोचा कि दक्ष जवाबी हमला करने के लिए उसके पीछे आएगा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसने आसपास देखा, फिर भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। छिपना बंद करो काया, बैलराजा गुस्से में दहाड़ा। एक बार फिर उसने अपने आसपास की जगहों पर नजर घुमाई और आखिरकार उसने देखा कि बाकी सभी लोग जमीन से उसे देख रहे थे। वह आगे बढ़ा और ऊपर देखा, तभी उसे एक तलवार उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। ये तलवार उसके सिर के बिल्कुल बीच में घुस गई। बस ऐसे ही वह बिना ये सोचे मर गया कि उसे इतनी आसानी से मार दिया गया। दक्ष हवा में था, अपने काले और सुनहरे पंखों के साथ एक राक्षसी देवदूत की तरह दिख रहा था। फिर उसने बुल्किन के सिर से अपनी रक्त से सनी तलवार निकाली। उसके बाद उसने अपना ध्यान भयभीत राक्षस राजाओं की ओर मोड़ दिया। अपने साथी को एक पल में मरता देख कंकाल राजा को अपनी जान का सबसे ज्यादा डर लगा। फिर भी वह दूसरे राजाओं के मन में यह बात बिठाना चाहता था कि उनका दुश्मन कितना शक्तिशाली है। ये सोचकर कंकाल राजा ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चिल्लाया, सब लोग, वो बहुत चालाक है, हमें मिलकर उस पर हमला करना होगा ताकि हम उसकी चालों में न फंसे। सब लोग सुनो, वह एक चालाक प्रतिद्वंदी है, हमें उस पर एक साथ हमला करना होगा ताकि हम उसकी चालों में न फंसे। कंकाल राजा की आवाज पूरे इलाके में जोर से गूंज उठी, जिसने आसपास के राक्षस राजाओं का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी स्वीकृति में चिल्लाए और कुछ ही देर बाद हमलावर रुख अपना लिया। जल्द ही दक्ष पर 8 राक्षस राजाओं के हमले होने लगे, जिनमें से 4 ने दक्ष को शारीरिक लड़ाई में उलझाने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करना चुना। इस बीच बाकी आधे ने दक्ष पर हमला करने के लिए अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कंकाल राजा बाद के 4 में से एक था। उसने उसी मार्शल कौशल का इस्तेमाल करने का फैसला किया था जिसका इस्तेमाल उसने टाइगर राजा को बर्फ की जेल से मुक्त करने के लिए किया था। नरक कंकाल राजा दहाड़ा, तभी जमीन पर आग की एक बड़ी लहर फैली और 3 मीटर लंबे कंकाल का रूप ले लिया। उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था। भारी कदमों से वह दक्ष की ओर बढ़ने लगा। न्याय की तलवार, एक अन्य राक्षस राजा चिल्लाया। थोड़ी देर बाद एक बड़ी जलती हुई तलवार जिसकी लंबाई 5 मीटर से अधिक थी उसके ऊपर दिखाई दी। अन्य राक्षस राजाओं ने भी इसी तरह के हमले का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक बार जब उन्होंने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया तो आग से बना एक कोबा और एक कुल्हाड़ी हवा में प्रकट हो गई। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर राक्षस राजा, जिन्होंने भालू राजा की तरह शारीरिक लड़ाई का विकल्प चुना था, अपने साथियों के हमलों के आगे झुक गए। जल्दबाजी में वे हमले को दक्ष पर करने के लिए एक तरफ हट गए। उन्होंने तय किया कि यह सबसे अच्छी रणनीति होगी, ये देखते हुए कि वे दक्ष को नुकसान पहुंचाने के बाद उसे कर सकते हैं। उनके लिए अफसोस की बात यह थी कि दक्ष जरा भी डरा हुआ नहीं था। वह बस अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़ा था और अपने ऊपर हो रहे हमलों को देख रहा था। सबसे पहले जलती हुई तलवार आई जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वह दक्ष से कुछ इंच की दूरी पर थी तलवार हिलना बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जम गई हो। हवा में किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। सभी राक्षस राजा जो उत्सुकता से देख रहे थे वे बिना किसी संदेह के जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उससे अचंभित थे। उनमें से हर एक ने सोचा कि कम से कम दक्ष खुद को बचाने के लिए कुछ तो करेगा। स्पष्टतः दक्ष एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा, फिर भी ज्वलंत तलवार उसे छू भी नहीं सकी। उसके शांत शरीर पर चोट पहुंचाना तो दूर की बात थी, वह अपने ऊपर किसी प्रकार की बाधा का प्रयोग कर रहा है। राक्षस सम्राट तारस ने अविश्वास में कहा, हम वंशी जनजाति की रानी की बाधा भी तब टूट गई जब 2 राक्षस राजाओं ने एक साथ हमला किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बाधा हमारे चारों हमलों को रोक पाएगी। कंकाल राजा ने आत्मविश्वास से कहा। वह अपनी सीट के किनारे पर बैठा था, अपने उग्र कंकाल के दक्ष पर हमला करने की बारी का इंतजार कर रहा था। दक्ष को नुकसान पहुंचाने का दूसरा मौका लेने के लिए धधकती आग से बना कोबा था। हालांकि उसका भी वही हश्र हुआ जो धधकती तलवार का हुआ था। वह स्थिति से बाहर भी नहीं निकल सका। दक्ष वहां शांति से खड़ा था, अपनी आंखों में उल्लास लिए युद्ध के मैदान को देख रहा था। वह केवल दर्शकों की हैरान करने वाली प्रतिक्रियाएं देख पा रहा था और उनमें रानी मिया भी शामिल थी। मैंने सोचा था कि केवल उसकी आक्रामक शक्ति ही मजबूत थी, क्योंकि वह हमारे साम्राज्य की रक्षा करने वाली बाधा को तोड़ने में सक्षम था। हालांकि उसकी रक्षा भी मजबूत लगती है, मुझे नहीं पता था, रानी मिया ने सोचा और दक्ष पर अपनी आंखें सीढ़ी। कुछ ही समय में उग्र कंकाल दक्ष के पास पहुंच गया। लगभग तुरंत ही उसने अपने धधक दे हथौड़े से उस आदमी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से जब वह दक्ष की सीमा में आया तो वह भी अपनी जगह पर अटक गया। उग्र कंकाल ने हथौड़े को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह चाहे जितना भी प्रयास करे वह ऐसा नहीं कर सका। आग से बनी कुल्हाड़ी भी स्थिर थी। पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से शांत हो गया। हर कोई लोग चांद को देख रहा था, उनके मुंह आश्चर्य से खुले हुए थे। वह 4 राक्षस राजाओं के हमलों को इतनी आसानी से झेल सकता है। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह
उनके साथ खेल रहा है। मजुमा ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ कहा, जिस आग ने कंकाल कुल्हाड़ी तलवार और कोवे को बनाया था उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में ये पूरी तरह से गायब हो गई। कंकाल कुल्हाड़ी तलवार और कोवे की आग धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और फिर गायब हो गई। बेफिक्र और अप्रभावित दक्ष के केवल देखता रहा कि राक्षस राजाओं के हमले अपने दयनीय अंत तक कैसे पहुंच गए। ओह, वैसे चूंकि तुम चारों ने मुझ पर पहले हमला किया था इसलिए तुम ही सबसे पहले मरोगे। दक्ष ने अब उन राक्षस राजाओं को संबोधित करने का फैसला किया जो उसके शुरुआती हमलावर थे। राक्षस राजाओं के बजाय दूरी पर एक प्राणी था जो लंग चेन पर पलटवार करने के लिए लपका। इससे पहले तुम ही मरोगे। दक्ष ने अपना सिर घुमाया और देखा कि आंख की लपटों से लदी एक बड़ी मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के दक्ष हमले से बचने के लिए अपनी जगह से हट गया। अच्छा, तुम तो बदसूरत दिखने वाले भालू हो ना, दक्ष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम भाग क्यों रहे हो? आओ और मेरा सामना करो। भालू राजा गुस्से में दहाड़ा और उसने लान चेन को अपनी पूरी द्वेष भावना से देखा। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें गलती से मारना नहीं चाहता। मैंने पहले ही वादा किया था कि वही पहले मरेंगे। दक्ष ने फिर कंकाल राजा की ओर उंगली उठाई। जाहिर है इससे राक्षस राजाओं का गुस्सा भड़क गया। तुम सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे हमलों का मुकाबला कर सकते हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम हम चारों को मार सकते हो? राक्षस राजाओं में से एक ने जवाबी हमला करते हुए कहा। दक्ष शब्दों से राक्षस राजाओं से लड़कर खुद को परेशान नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर जल्द ही एक मुस्कुराहट आ गई जिससे उसके विरोधियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक पल में दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया और राक्षस राजा के सामने फिर से प्रकट हुआ जिसने उस पर खर्राटे लिए। उस आदमी ने राजा की गर्दन पकड़ ली। दक्ष की पीठ पर एक साथ 2 पंख दिखाई दिए। वह राक्षस राजा को अपने हाथ में लेकर आकाश की ओर उड़ गया। जब वह 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने राक्षस राजा को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। राजा अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि वह हर सेकंड तेजी से नीचे गिर रहा है जबकि सबकी निगाहें गिरते हुए राक्षस राजा पर टिकी थी। दक्ष अपने स्थान से गायब हो गया। जिस क्षण राक्षस राजा जमीन पर गिरा, मांस के किसी कठोर सतह से टकराने की आवाज पूरे क्षेत्र में जोर से गूंज उठी। इस आवाज के साथ साथ किसी की चीख भी थी। उन्हें सिर्फ चीखने की आवाज ढूंढने के लिए इधर उधर देखा तो उन्हें 2 राक्षस राजा जमीन पर पड़े दिखाई दिए। हालांकि उनके सिर कटे हुए थे, उनके सिर उनके शरीर के पास देखे जा सकते थे। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। बेशक अपराधी दक्ष अपने हाथों में रक्त तलवार लिए मृत राक्षस राजाओं में से एक के पास खड़ा था। वह धीरे धीरे कंकाल राजा की ओर बढ़ने लगा। राजा को जब लगा कि अगला निशाना वही है तो उसने अपने जीवन के लिए डरकर पीछे हटने का प्रयास किया। 3 चले गए, एक और जाना बाकी है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कंकाल राजा की ओर चलना जारी रखा। तुम क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो, कंकाल राजा ने दूसरे राक्षस पर धरते हुए कहा। अपने विचारों से बाहर आते ही भालू राजा ने बाकी राक्षस राजाओं को साथ लेकर लंग चेन की ओर दौड़ लगा। दी बस मैंने बहुत कुछ देख लिया, कोई अचानक चिल्लाया। तुमने हम राक्षसों की प्रतिष्ठा पहले ही नष्ट कर दी है, अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? बस मैंने बहुत देख लिया, एक ऊंची आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुमने हम राक्षसों की प्रतिष्ठा को पहले ही नष्ट कर दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? राक्षस सम्राट तारासिंह बाद एक मारे जाते देखा था, मैं वादा करता हूँ कि हम उसे हरा सकते हैं, भालू राजा ने कहा और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मैं अब नहीं रुक सकता, अब समय आ गया है कि मैं खुद को साबित करूं, भालू राजा ने सोचा और आगे बढ़ गया। अन्य राक्षस राजा रुक गए लेकिन एक पल सोचने के बाद वे भी भालू राजा के पीछे चल दिए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बाद में तुमसे संपर्क करूंगा लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मरने के लिए उत्सुक हो, तुम्हारा समय आएगा, दक्ष ने कहा। जब उसने भालू राजा को अपनी ओर आते देखा, चक्की उसने ये कहा है कि वह कंकाल राजा को पहले मारेगा इसलिए वह उसका लक्ष्य होगा। मैं उस पर हमला कर सकता हूँ और उसे आसानी से मार सकता हूँ। भालू राजा ने आगे बढ़ते हुए सोचा, मैं देखूंगा कि तुम्हारी ताकत ज्यादा है या मेरी ताकत का नियम। भालू राजा लड़ने के इरादे से फिर भी दक्ष की ओर दौड़ता रहा और मुक्का मारता रहा लेकिन दक्ष ने उसके हमले को चकमा देने और कंकाल राजा पर हमला करने के बजाय जैसा कि भालू राजा ने सोचा था वहीं खड़ा रहा और उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही भालू राजा लंगचैन के पास पहुंचा, उसे हिलते हुए न देखकर भालू राजा भ्रमित हो गया लेकिन रुका नहीं और उसने लंगचैन के सिर की ओर हमला कर दिया। जैसे ही भालू राजा का हमला दक्ष के करीब पहुंचा, दक्ष ने एक कदम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा किनारे की ओर सरकाया। उसने भालू राजा की मुट्ठी को किनारे से गुजरते देखा, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने अपनी तलवार घुमाई और 2 बार वार किया। हमेशा की तरह क्रूर रानी मिया ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने दक्ष को भालू राजा के हाथ काटते देखा, वह खुद को नीचे देखने से नहीं रोक सकी क्योंकि उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। दक्ष भालू राजा की ओर चला गया जबकि भालू राजा अपनी पीड़ा भरी चीख को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। तुमने झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुम पहले उन 4 को मार दोगे, तुम अन्याय हो, तुम किस तरह के व्यक्ति हो कि तुम अपनी बात भी नहीं रखते? भालू राजा पागलों की तरह दहाड़ा। मैंने कभी कोई वादा नहीं किया और अगर किया भी तो क्या तुमने नहीं सुना कि वादे टूटने के लिए किए
जाते हैं क्या यह आखिरी शब्द थे जो भालू राजा ने सुने जब उसने दुनिया को घूमते हुए देखा। आसमान जमीन में बदल रहा था, जबकि जमीन आसमान बन गई थी। वह दक्ष को तलवार पकड़े हुए देख सकता था जो उल्टी हो गई थी। जल्द ही जमीन उसके सिर पर आ गिरी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि वह केवल दक्ष के पैर ही देख पा रहा था। मरते समय उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यही कंकाल राजा हकलाया क्योंकि उसने जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बचा था वह भी खो दिया था, क्योंकि उसने भालू राजा को मारा हुआ देखा था। दक्ष ने कदम बढ़ाया और तुरंत कंकाल राजा के पास आकर मुक्का मारा। कंकाल राजा जो बचने की योजना के बारे में सोच रहा था चौंक गया जब उसने अचानक देखा कि दक्ष अपने मूल स्थान से गायब हो गया और उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह मुड़ भी पाता एक मुट्ठी उसके सिर पर लग गई। जैसे ही दक्ष की मुट्ठी कंकाल राजा की खोपड़ी से टकराई वह टुकड़ा खड़े हो गई और हर जगह उड़ गई। कंकाल राजा का सिर विहीन शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। हाँ, अब मैं तुम छोटे लोगों को संभालने के लिए स्वतंत्र हूँ। दक्ष ने मुड़कर शेष राक्षस राजाओं को देखा। ये 7 है, 3 और बचे हैं। दक्ष भालू राजा के सिरहीन शरीर से दूर चला गया और उसने शेष 3 राक्षस राजाओं को देखा। जल्द ही पूरे युद्ध क्षेत्र में लांगचन ने शेष राक्षस राजाओं का क्रूरता पूर्वक वध कर दिया और फिर अपनी नजर राक्षस सम्राट तारा पर डाली। मुझे आश्चर्य है कि जब मैंने उस भालू और अन्य को मार डाला तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं उन्हें क्यों बचाऊंगा, चूंकि उन्होंने मेरे आदेश नहीं सुने इसलिए वे अपनी मृत्यु के हकदार थे। यदि आपने उन्हें नहीं मारा होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें मार देता। राक्षस सम्राट तारा से तुम्हें पता है अब भी उन्हें मारने के लिए तुम्हारे लिए बहुत देर नहीं हुई है। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और राक्षस सम्राट तारा को देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या वे पहले से ही मर चुके हैं? राक्षस सम्राट तारा से इसे पूछा। नहीं, वे अभी अंडरवर्ल्ड में जीवित है। मैं तुम्हें भी वहां भेजूंगा, फिर तुम वहां उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार सकते हो। यदि तुम जल्दी करो तो तुम उनसे मिल सकते हो और अपनी इच्छा जल्दी पूरी कर सकते हो। दक्ष ने गंभीरता से कहा जैसे कि वह वास्तव में सच कह रहा था। तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की, तुम मौत को दावत दे रहे हो। राक्षस सम्राट तारा ने दक्ष के शब्द सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हें पता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रजाति इस दुनिया से भी विलुप्त होने वाली है। दक्षिण राक्षस सम्राट तारा से कहा, जिससे उसे पृथ्वी पर लंबे समय से विलुप्त नस्लों की याद आ गई। तुम ही विलुप्त हो जाओगे। आग का मैदान। राक्षस सम्राट तारा धारणा जब उनके चारों ओर आग की एक अंगूठी बन गई जिसने दक्ष को बाहर निकलने से रोक दिया। तुम्हें याद है कि मैं उड़ सकता हूँ? दक्ष ने अंगूठी को उभरते हुए देखा तो पूछा, बेशक मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसे बनाया है। राक्षस सम तारस ने जवाब देते हुए थोड़ा मुस्कुराया। अनंत विनाश का पतन। राक्षस सम्राट तारा सिंह के ऊपर कई सूर्य दिखाई दिए, शायद 100 से ज्यादा। सभी आग से बने थे। वे सूर्य के समान दिख रहे थे जिन्हें बाघ राजा ने रानी मिया की बर्फ की जेल को तोड़ने के लिए बनाया था, लेकिन उनकी संख्या बाघ राजा द्वारा बनाए गए 3 सूर्य से कहीं ज्यादा थी। साथ ही वे बहुत और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी दिख रहे थे। इन सूर्य ने पूरे आकाश को ढाक लिया था क्योंकि वे आग की अंगूठी के बाहर भी थोड़े फैले हुए थे। मुझे तुम्हें कुछ श्रेय देना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ है। यह अंगूठी मुझे बाहर निकलने से रोक रही है और यह सूरज मुझे उड़ने से रोक रहे हैं, और साथ ही तुमने मुझे कुचल दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए राक्षस सम्राट तारा की ओर देखा। बेशक मैं नहीं चाहता कि तुम इस दुनिया में एक दिन भी और जियो। यही वह क्षण होगा जब तुम मर जाओगे। राक्षस सम्राट तारा शंकर तेज गति से दक्ष की ओर गिरने लगे। राक्षस सम्राट तारस ने दक्ष की ओर देखा लेकिन पाया कि वह जगह खाली थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता सभी सूर्य खाली जगह पर गिर गए, जिससे जोरदार विस्फोट और गड्ढे बन गए। पूरी जमीन उनसे भर गई, लेकिन राक्षस सम्राट तारस के नीचे की जमीन सुरक्षित और स्वस्थ थी। चूंकि राक्षस सम्राट तारा को पता था कि लोंग चेन वहां नहीं है, उसने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे क्रोध के कारण उसके मुंह से रक्त निकल आया। चूंकि राक्षस सम्राट तारा को पता था कि लंग चेन वहां नहीं है, उसने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे क्रोध के कारण उसके मुंह से रक्त निकल आया। जब उसने पाया कि दक्ष उसकी आग के घेरे से बच निकला है तो उसने सोचा कि दक्ष या तो उस पर हमला करने की कोशिश करेगा या उससे डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसने जो देखा उसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। राक्षस सम्राट तारा ने हर जगह देखा केवल ये देखने के लिए कि लंग चेन उसकी उम्मीद के विपरीत कुछ कर रहा था। दक्ष युद्ध के मैदान में राक्षसों का वध कर रहा था, लेकिन राक्षस सम्राट तारा को अनदेखा कर रहा था, जो गुस्से में डर रहा था क्योंकि उसने देखा कि दक्ष के पास उसके साथ युद्ध के बीच में छोटे राक्षसों का वध करने का समय है। उसे लगा जैसे दक्ष उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? उसने दक्ष पर डरते हुए कहा, जो एक प्रसन्न भाव के साथ पीछे मुड़ा क्योंकि वह हर मिनट सैकड़ों राक्षसों का वध करना जारी रखता था और मुस्कुराते हुए राक्षस सम्राट तारा को देख रहा था। ओह, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से उब गया था, इसलिए मैंने अपना मनोरंजन करने का फैसला किया। हालांकि यह
यह लोग ताकतवर नहीं है, लेकिन तुम्हारा चेहरा लाल होते देखना बहुत मजेदार है। दक्ष हल्के से हंसा क्योंकि युद्ध के मैदान में राक्षसों की चीखें गूंज रही थी। ओह, वैसे वह आग का गोला क्या था? क्या वह सचमुच मुझे रोक के लिए था या सिर्फ एक मजाक था? अगर यह बाद वाला था तो यह मजेदार था, दक्ष ने मजाकिया लहजे में कहा। राक्षस सम्राट तारा शर्म से भर गया और गुस्से में पागल हो गया तथा लन चिन की ओर दौड़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके नीचे राक्षस कुचले जा रहे थे। मुझे लगता है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी तलवार के साथ हमलावर मुद्रा में आकर अपना चेहरा अचानक गंभीर कर लिया। अल्पविराम जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, दक्ष ने सोचा और उसने पहाड़ को नष्ट करने वाले हथियार को अपनी अंगूठी में वापस रख लिया और अपने राजा की तलवार निकाल ली। उसने राजा की तलवार को अपने हाथों में थाम लिया और वातावरण में एक भयंकर तलवार की आभा फैल गई। संत तलवार के साथ रूप, चौथा रूप विनाश, दक्ष ने जोर से कहा। जब उसने अपनी राजा की तलवार से वार किया, चमकदार रोशनी का एक मेहराब दिखाई दे रहा था जो भयानक शक्ति से भरा हुआ था। जो राक्षस सम्राट तारा से वह क्षितिज में गायब हो गया। राक्षस सम्राट तारस वहीं खड़ा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। उसने काला रक्त खासा और फिर उसका शरीर बीच से दो भागों में विभाजित होकर जमीन पर गिर गया। इस भयानक दृश्य को देखकर कई लोग उल्टी करने से खुद को नहीं रोक पाया। आशा है कि तुम उन्हें अंडरवर्ल्ड में मारने की अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सकोगे, दक्ष ने कोमल स्वर में कहा और तारा के आधे कटे शरीर से अपना ध्यान हटाते हुए पीछे मुड़ा। वहां एक और थाना। दक्ष ने उस राक्षस सम्राट को खोजने की कोशिश में इधर उधर देखा जिसे उसने शुरू से ही युद्ध के मैदान के कोने में खड़ा देखा था, लेकिन वह उसे कहीं नहीं ढूंढ सका। वह कहाँ है? दक्ष ने रानी मिया की ओर देखा जो मृत राक्षस सम्राट तारा को देखकर अचंभित थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दुनिया के सबसे भयानक अस्तित्व में से एक को दक्ष ने इतनी आसानी से मार दिया। दक्ष की आवाज सुनकर वह अचंभित होकर बाहर आए और फिर उसकी ओर मुड़ी। वह बदसूरत राक्षस कहाँ है जो वहां खड़ा था? दक्ष ने एक विशिष्ट दिशा की ओर इशारा करते हुए पूछा। रानी मिया ने उस दिशा में देखा और ये देखकर दंग रह गई कि यह वही जगह थी जहां राक्षस सम्राट शतया खड़ा था। उसने भी इधर उधर देखना शुरू किया लेकिन उसे युद्ध के मैदान में कहीं भी नहीं मिला। हो सकता है वह भाग गया हो, उसने संदेह भरे स्वर में उत्तर दिया क्योंकि वह स्वयं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक राक्षस सम्राट अपनी पूरी सेना को छोड़कर भाग जाएगा। ये ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसे बच सकता है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। राक्षस जनजाति कहाँ रहती है? दक्ष ने रानी की ओर देखते हुए पूछा। उस तरफ कुछ दिनों की यात्रा के बाद एक बड़ा जंगल है, ये वह जगह है जहाँ राक्षस जनजाति निवास करती है। रानी मिया ने एक विशिष्ट दिशा की ओर देखते हुए एक खाली भाव से कहा। हाँ, एक बड़ा जंगल, इससे मेरा काम आसान हो जाता है, दक्ष ने अस्वाभाविक स्वर में कहा। ये लीजिए महान गुरु, ये लीजिए, यह एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम दिशा निर्धारित करने के लिए करते हैं। आप उस दिशा में जा सकते हैं जहां चौक और सिरे वाला सूचक इशारा करता है और आप राक्षस जनजाति तक पहुंच जाएंगे। जनजाति के नेता बाला ने दक्ष को एक ऐसी वस्तु देते हुए कहा जो कंपास जैसी दिखती थी। अब ये कुछ काम की बात है, आप लोग राक्षसों के उन बचे हुए शेष का ख्याल रखें, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने चलते हुए कहा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे जल्द ही युद्ध के मैदान में एक एल्फिन घोड़ा मिल गया, लेकिन उसने जल्द ही उस घोड़े का उपयोग करने की अपनी योजना छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि इससे बहुत समय बर्बाद होगा जिसकी उसे इस दुनिया में पहले से ही कमी थी क्योंकि वह पहले ही परीक्षण पास कर चुका था। मुझे यकीन है कि मैं अपने राक्षसी पंखों की मदद से उसे पकड़ लूंगा, भले ही मैं बीच बीच में रुक जाऊं क्योंकि मेरी क्यूई खत्म हो गई है। वह उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता था जहां मैंने उसे कुछ देर पहले ही वहां खड़े देखा था। बुरी बात यह है कि मैं स्थानिक यात्रा का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकता हूं, वह भी सिर्फ उन जगहों पर जहां मैं पहले जा चुका हूं और जो 100 किलोमीटर की रेंज में है। मैं भविष्य में इस क्षमता को जरूर सुधार क्योंकि यह वाकई बहुत उपयोगी है। दक्ष ने अपने गंतव्य की दिशा की ओर देखते हुए सोचा। स्वर्गीय दानव पंख, उसने बड़बड़ा हुए कहा। जैसे ही वह आकाश में उड़ा उसके पीछे दो सुंदर पंख प्रकट हुए और तुरंत ही सभी की नजरों से ओझल हो गए। इतना तेज, अगर उसने हवा का नियम सीख लिया होता तो मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कितना तेज होता। जनजाति नेता बाला ने आश्चर्यचकित होकर सोचा जब उसने दक्ष को उड़ते हुए देखा। मैं बर्बाद मत करो, सभी राक्षसों को मार डालो, रानी मिया ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया। उन्हें दुनिया पर अन्यायपूर्ण युद्ध शुरू करने का परिणाम पता होना चाहिए। बारो जनजाति के जनजाति नेता बाला ने ऊंची आवाज में कहा। उन सब का सफाया कर दो, जनजाति के नेता मजुमा ने मुला जनजाति की सेना से कहा। इसी प्रकार जैसे ही कत्लेआम शुरू हुआ प्रत्येक नेता ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। हालांकि राक्षस सेना गठबंधन सेना से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी क्योंकि उन्हें राक्षस राजा या राक्षस सम्राट का समर्थन नहीं था, जबकि दुश्मनों को कबीले के नेताओं का समर्थन प्राप्त था जो लड़ाई में शामिल थे। जल्द ही राक्षस सेना की संख्या कम होती चली गई, हर मिनट हजारों राक्षस मरते रहे। चलो छुप मत, मुझे जल्दी से काम खत्म करने दो, मैं
इस दुनिया में अपना बचा हुआ समय साधना करने में लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलने में नहीं, दक्ष ने कहा क्योंकि वह बहुत तेज गति से उड़ रहा था लेकिन वह राक्षस सम्राट क्षत्रिय को नहीं देख सका। चलो छुपाना मत, मुझे जल्दी से काम खत्म करने दो, मैं इस दुनिया में जो समय बचा है उसे साधना में लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलने में नहीं, दक्ष ने कहा क्योंकि वह बहुत तेज गति से उड़ रहा था लेकिन वह राक्षस सम्राट क्षत्रिय को नहीं देख पाया। लगता है मुझे जल्दी ब्रेक लेने की जरूरत होगी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी क्यूई खत्म होने वाली है। वह बस रुकने ही वाला था जब उसने देखा कि क्षितिज के दूर छोर पर कोई व्यक्ति भारी कदमों से भाग रहा है। दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभी, जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ाई वह जल्द ही अपने सिर से ऊपर पहुंच गया लेकिन दौड़ने वाले व्यक्ति को पता नहीं चला। तुम सही कह रहे थे पुराने दोस्त बलांग, हमें उस इंसान से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी, हमें दूसरे कबीलों और उस इंसान के साथ शांति स्थापित करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय हमने तुम्हें अनदेखा करके विनाश का रास्ता चुना। हमने गलती की है मेरे दोस्त, हमने अपनी जनजाति के विलुप्त होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राक्षस सम्राट सेंटिया भागता रहा और खुद से बड़बड़ा आता रहा, तुम्हारा वह दोस्त एक समझदार व्यक्ति लगता है, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे राक्षस कबीले में कोई समझदार व्यक्ति है। ऊपर से एक आवाज आए, राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने दौड़ना बंद कर दिया क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह कौन है। जैसा कि एक इंसान से उम्मीद की जाती है, तुम मेरे पास पहले ही पहुंच चुके हो, क्या तुम अब मुझे मार डालोगे? राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने बिना ऊपर देखे कहा और दौड़ना बंद कर दिया। दक्ष हवा से नीचे आया और उसके स्वर्गीय दानव पंख गायब हो गए। वह राक्षस सम्राट क्षत्रिय के पीछे खड़ा हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाला कोई भी राक्षस जीवित नहीं बचेगा, दक्ष ने भारी आवाज में कहा। उन राक्षसों का क्या होगा जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया? राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने बिना पीछे देखे कहा, वे युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए? दक्ष ने पूछा, पीछे छोड़े गए सभी राक्षस या तो बच्चे हैं या बुजुर्ग। राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने कहा, अल्पविराम, वहां कोई राक्षस राजा या राक्षस सम्राट नहीं है। ये बलांग कौन है जिसे तुम पुराना दोस्त कह रहे थे? दक्ष ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। वह मेरे अलावा जीवित बचे एकमात्र राक्षस सम्राट है, वह इस युद्ध के खिलाफ था और शांति चाहता था जबकि तारा बदला लेना चाहता था। अंत में मैंने तारा की योजना का समर्थन किया, इसलिए युद्ध की घोषणा की गई। राक्षस सम्राट सेंटिया ने समझाया, वह चूंकि यह एक के विरुद्ध दो की लड़ाई थी और युद्ध तय हो चुका था तो उसने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हें लगा कि तुम दोनों ही पर्याप्त थे इसलिए वह पीछे रह गया? दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, नहीं, वह युद्ध के खिलाफ था और उसमें भाग नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने राक्षसों की युवा पीढ़ी की देखभाल करने के लिए यही रहने का निर्णय लिया। राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी कि वह युद्ध नहीं चाहता, वह बदला लेने भी नहीं आएगा? दक्ष ने सोच समझकर पूछा, वह ऐसा नहीं करेगा, उसका मानना था कि बदला लेने से राक्षस जनजाति का विनाश हो जाएगा, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम पर विश्वास करने का कोई काका नहीं है, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे कबीले में जाकर हर राक्षस का सफाया कर दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने सभी को मारने के लिए युद्ध की घोषणा की थी। दक्ष ने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, तुम भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने कबीले के निर्दोष लोगों को नहीं मारने दूंगा। राक्षस सम्राट क्षत्रिय में एक मजबूत लड़ाई का इरादा दिखाई दिया और वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपने बलवान हाथ से मुक्का मारा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने देखा कि वहां कोई खड़ा नहीं था क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था, उसकी मुट्ठी सिर्फ हवा में लगी। वह पीछे मुड़ा लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता एक मुट्ठी उसके चेहरे पर आकर गिरी और उसे दूर उड़ा ले गई। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? दक्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, भले ही मैं तुम्हें रोक ना सकूं लेकिन मैं तुम्हें उन निर्दोष लोगों को मारने नहीं दूंगा जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने डरते हुए कहा, टाइटन का नरक, वह दहाड़ता हुआ बोला और उसकी आंखें लाल हो गई। जमीन अचानक आग का समुद्र बन गई। यह आग लाल रंग की थी। वे छोटी सी धारा के पास थे लेकिन पानी तेजी से वाष्प होता रहा। यह अच्छी बात थी, अगर मेरे पास पंख नहीं होते तो मैं गंभीर संकट में पड़ जाता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट क्षत्रिय ने दक्ष को देखा जो अपने स्वर्गीय राक्षस पंखों के साथ हवा में उड़ रहा था। हम जानते हैं कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो, तो तुम एक मर्द की तरह मेरा सामना क्यों नहीं करते? तुम मेरे हमलों से बचने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? राक्षस सम्राट क्षत्रिय ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर रहा हूं, फिर भी मैं नीचे आऊंगा। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह आग के धधकते समुद्र के बीच में जमीन पर उतरा था। एक अजीब घटना देखी गई जब दक्ष के शरीर पर कुछ इंच की सीमा में लपट अंतरिक्ष में जमी रही जिससे उससे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आप उसी अवरोध का उपयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग आपने राक्षस राजा के हमलों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए किया था। राक्षस सम्राट क्षत्रिय जोर से कहने से खुद को रोक नहीं सका।
का मैं जो भी उपयोग करता हूँ वह मेरी अपनी पसंद है। वैसे भी चूंकि हम पुरुषों की तरह खेल रहे हैं तो तुम भी बिना चकमा दिए मेरे हमले का सामना क्यों नहीं करते? दक्ष ने हंसते हुए कहा। संत तलवार के साथ रूप दूसरा रूप विनाश। दक्ष ने हमलावर मुद्रा में आकर राक्षस सम्राट क्षतया पर अपनी राजा की तलवार से हमला किया। आंतरिक कवच। राक्षस सम्राट क्षति ने कहा। जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर धधकती कवच प्रकट हुए जो जल्द ही एक स्टील जैसी संरचना में बदल गए। बाधा। राक्षस सम्राट क्षति ने भी दक्ष के हमलों को रोकने के लिए अपने शरीर पर एक बाधा का इस्तेमाल किया। हमला बैरियर पर हुआ, उसे तुरंत तोड़ दिया और आगे बढ़ गया। राक्षस सम्राट सेंटिया ने अपना बैरियर टूटा हुआ देखकर अपनी तलवार से भी हमला किया, लेकिन दक्ष के हमले के संपर्क में आते ही उसकी तलवार टूट गई। बैरियर ने पूरी तरह से टूटने से पहले एक पल के लिए प्रतिरोध किया, लेकिन ये दक्ष के हमले की शक्ति को कम करने के लिए पर्याप्त था। यद्यपि यह हमला कमजोर हो गया था, फिर भी यह राक्षस सम्राट क्षतया की सीना पर लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सीना में तलवार का एक बड़ा घाव बन गया। तुम्हारे मरने का समय आ गया है। दक्ष राक्षस सम्राट क्षतया के पास प्रकट हुआ, जो दर्द से अड़ते हुए जमीन पर पड़ा था। आप मुझे मार सकते हैं क्योंकि मैंने इस युद्ध को ना रोकने की गलती की है, लेकिन राक्षस जंगल में लोगों को मत मारो, वे इस युद्ध में शामिल नहीं थे, विशेष रूप से बलांग जो इसके खिलाफ था। राक्षस सम्राट शेंट ने अपने दर्द को नियंत्रित करते हुए कहा। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह मुझे तय करना है। तुम अभी मर सकते हो, दक्ष ने कहा और उसने अपनी तलवार से राक्षस सम्राट क्षतया का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वास्तव में आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं मारना चाहता जो इसमें शामिल नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास राक्षस जनजाति को खोजने और उन्हें खत्म करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मेरे पास बस कुछ और दिन बचे हैं ताकि मैं इस जगह पर रह सकूं। मैं यहाँ रहते हुए इस जगह पर अपने साधना लाभ का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता हूँ। दक्ष ने राक्षस सम्राट सेंटिया के शरीर को देखते हुए बड़बड़ाया। अगर तुमने जो कहा वह सच है तो वह बलांग एक अच्छा विकल्प लगता है, जो तुम्हारे कबीले को एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जाएगा, जब तक कि तुम्हारे जैसे कुछ और पतित लोग पैदा न हो जाए। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, दक्ष ने हल्के से कहा और वापस चलने लगा। एक दिन के निर्मम नरसंहार के बाद युद्ध के मैदान में मौजूद हर राक्षस जमीन पर मृत पड़ा था, क्योंकि उनके रक्त ने मैदान का रंग बदल दिया था। हर जगह लाल रंग देखा जा सकता था। कई लोग इस आपदा से बचने का जश्न मनाते हुए खुशी मनाते देखे जा सकते थे। सब लोग मुझे कुछ कहना है, रानी मिया ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन चूंकि वह प्रतिक्रिया के कारण किसी भी क्यूई का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वह अपनी आवाज की सीमा बढ़ाने के लिए क्यूई का उपयोग नहीं कर सकी। उसकी आवाज के केवल कुछ आसपास के लोगों ने सुनी, जबकि अधिकांश अनजान रहे। सब लोग। मजुमा ने जोर से दहाड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वंशी जनजाति की रानी कुछ कहना चाहती है, लेकिन चूंकि वह एक प्रतिक्रिया से पीड़ित है, इसलिए वह अपनी आवाज दूर खड़े लोगों तक नहीं पहुंचा सकती। चुनक आप में से बहुत से लोग हैं, भले ही आप सभी करीब आ जाएं, आप में से बहुत से लोग उसकी बात नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मैं ही हूं जो उसकी बात आप तक पहुंचा। हंगा मजुमा ने जोर से कहा। धन्यवाद। मजुमानी ने धन्यवाद दिया। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, बस कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, रानी ने कहा, जिसे मजुमास ने अपनी ऊंची आवाज में दोहराया। सबसे पहले मैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस ऐतिहासिक लड़ाई को जीतने के लिए आपको बधाई देना चाहती हूँ। हालांकि हमने ये युद्ध जीता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने अपने कई साथियों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई उन्हें ठीक से दफना पाएगा, क्योंकि हम इस जगह को अपने सबसे बहादुरों की कब्रगाह बनाएंगे, रानी मिया ने आगे कहा। दूसरी बात, हम 1 महीने बाद इस युद्ध को जीतने के लिए एक बड़ा जश्न मनाएंगे। हमने युद्ध से पहले अपने सभी नागरिकों को निकाल लिया था, इसलिए व्यवस्था में समय लगेगा। बस इतना ही, रानी मिया ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा। धन्यवाद मजुमास। रानी मिया ने उनकी मदद करने के लिए मजुमास को धन्यवाद दिया। इसके लिए आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम सभी इस भयानक युद्ध से बचकर आए हैं, जिसने हमें एकता की ताकत सिखाई है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम उस एकता को बनाए नहीं रख सकते हैं। मजुमा ने रानी मिया से एक खुश मुस्कान के साथ कहा। जब तुमने हम पर युद्ध छेड़ा था और हमारी वंशावली लगभग समाप्त कर दी थी, तब तुम्हारी एकता कहाँ थी? बारो जनजाति के जनजाति नेता बाला ने नाक भांसा कोरी अल्पिराम, हम किसने तुम्हारे कबीले के सदस्य को मेरी बेटी का अपमान करने को कहा और उस व्यक्ति को मुझे दंड देने के बजाय तुमने उससे बचा लिया? बेशक मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा, मजुमास ने बाला को गुस्से से घूरते हुए कहा। बेशक मैं अपने कबीले के सदस्य की रक्षा करूंगा, खासकर अगर उस पर गलत आरोप लगाया गया हो, बाला ने स्थिर स्वर में कहा। क्या तुम मेरी बेटी को झूठा कह रहे हो? मजुमास ने भारी आवाज में बाला को घूरते हुए कहा। मैं बाला जवाब देने ही वाला था कि रानी ने उसे टोक दिया। तुम दोनों, ये लड़ने का समय नहीं है, रानी मिया ने उन्हें बीच में टोक हुए कहा। आप सभी घायल हैं, मेरे साथ आइए, मैं आप सभी के लिए मेरे महल में आराम करने की व्यवस्था करूंगी। रानी मिया ने हल्की मुस्कान के साथ उपस्थित सभी
जनजाति नेताओं से कहा आया। रानी ने कहा तभी एक लड़की आगे आए और उसने रानी को एक वस्त्र पहना दिया। सभी को दुख हुआ क्योंकि उन्हें याद आया कि रानी ने अपने हाथ खो दिए थे और जिसने ऐसा किया वह उनका उद्धार करता था। धन्यवाद। वैसे हमारे मेहमानों के लिए महल में रहने की उचित व्यवस्था करे। रानी ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ महाराज, आया ने उत्तर दिया। रानी मियाँ, क्या आप जू के शरीर को अफिया जनजाति में लाने के लिए उचित व्यवस्था कर सकती है? मैं बस जू के साथ जाना चाहता हूँ और उसे हमारी अपनी धरती पर दफनाना चाहता हूँ। अगर आप एक विशाल गाड़ी की व्यवस्था करें तो मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा। मैं उससे खरीद लूंगा और बूढ़े जू के साथ जनजाति में वापस आने के बाद आपको पैसे भेज दूंगा, नशा ने कहा और वह स्थिर खड़ा रहा। मैं इससे तैयार कर दूंगी। इसके अलावा आपको किसी भी चीज के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं, ये पहले से ही किसी भी चीज से अधिक है। रानी मियाँ ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, मैं तब तक यही रहूंगा और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। मैं आपके उत्सव में भाग न ले पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, नशा ने उत्तर दिया। कैसा जश्न? मैं इतना थक गया हूँ और इतना दर्द में हूँ कि मैं बस आराम करना चाहता हूँ। उनका एकमात्र जश्न 1 महीने बाद होगा, जैसा कि रानी मियाँ ने कहा था। बाला ने नशा से कहा, अगर तुम चाहो तो उसे महल में ले आ सकते हो। रानी ने नीचे देखते हुए सुझाव दिया। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नशा ने कहा और उसने तुरंत ही मना कर दिया। मैं ठीक हूँ, रानी ने कहा और चली गई, जबकि सभी लोग उसके पीछे चले गए और नशा को पीछे छोड़ दिया। महज 2 घंटे में एक गाड़ी का प्रबंध किया गया जिसमें नशा जू के शव को लेकर रवाना हुआ। अफिया जनजाति की सेना गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी, हालांकि उसकी गति धीमी थी। अल्पविराम 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 4 घंटे की यात्रा के बाद दक्ष आखिरकार उस युद्ध के मैदान में वापस आ गया जहां युद्ध हुआ था। जहां भी उसने देखा उसे सिर्फ रक्त और मृत राक्षसों के शव दिखाई दे रहे थे जिन्हें वंशी सेना कुछ अन्य सेनाओं की मदद से एक जगह इकट्ठा कर रही थी। उसे किसी भी जनजाति के योद्धाओं के शव नहीं दिखाई दिए, जिससे उसे लगा कि उन सभी को ठीक से दफनाया गया है। दक्ष उन योद्धाओं की तीव्र कार्य प्रणाली को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके जिन्होंने कुछ ही घंटों में हजारों शवों को दफना दिया। सभी जनजाति के नेता कहाँ चले गए? दक्ष ने युद्ध के मैदान में सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछा जो मलान जनजाति का योद्धा निकला। या आप महान गुरु? वे सभी वंशी जनजाति के अंदर शाही महल की ओर चले गए। वह उस व्यक्ति को देखकर दंग रह गया जिसने एक राक्षस सम्राट को उसके सामने खड़ा होकर उससे बात की थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को नियंत्रित किया और दक्ष के सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ अफिया जनजाति के योद्धाओं को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? दक्ष ने पूछा। योद्धा ने उत्तर दिया, वे सभी कुछ समय पहले अपने कबीले के नेता के साथ चले गए थे। ओह, और अन्य जनजाति नेता, क्या वे भी चले गए? दक्ष ने पूछा। नहीं, वे रानी के साथ महल के अंदर गए थे, उसने उत्तर दिया। ठीक है, दक्ष ने महल की ओर उड़ते हुए सिर हिलाया। महल के सामने उतरते ही वह आसानी से जनजाति की सीमा पार कर गया। जब तक मैं यह नहीं कर लेता मैं संतुष्ट होकर वापस नहीं जा पाऊंगा। महल में प्रवेश करते समय दक्ष ने सोचा। दक्ष महल के अंदर चला गया और रास्ते में नौकरों से रास्ता पूछता रहा, हालांकि किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने तुरंत रानी को बता दिया कि दक्ष महल में प्रवेश कर चुका है और वह किस दिशा में जा रहा है, वह क्या करना चाहता है। रानी सोच विचार कर आगे पीछे चलने लगी। क्या मुझे किसी को उसका पीछा करने के लिए कहना चाहिए या खुद ही यह करना चाहिए? नहीं, वह जो चाहे कर सकता है, मैं अब उस मुसीबत में शामिल नहीं होना चाहती, उसने सोचा और उसने हार मान ली और अपने सिंहासन पर वापस बैठ गई और नौकरों से कहा कि दक्ष को बिना किसी विरोध के वह करने दे जो वह करना चाहता है। दक्ष ने एक दरवाजा खटखटाया जो जल्द ही खुल गया। गृह महान स्वामी चेन, एक नौकर ने दरवाजा खोला। आप कहाँ हैं गुरुजी? दक्ष ने पूछा। वह अंदर आराम कर रहा है, मैं उसे तुम्हारे आने की सूचना दूंगा, नौकर ने कहा और वह जल्दी से अंदर भाग गया। दक्ष भी कमरे में घुस गया और नौकर के पीछे पीछे चला गया। मास्टर, महान मास्टर चेन आपसे मिलने के लिए यहाँ है। दक्ष ने हॉल में रहते हुए आवाज सुनी। क्या मैं अभी आता हूँ, जल्दबाजी में जवाब आया। जल्द ही बारक जनजाति का नेता बाला शयन कक्ष से बाहर आया और उसके पीछे नौकर भी आया। महान गुरु चेन, आपको प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया बैठिए। गुरु बाला अपने घायल शरीर के साथ भी जल्दी से दक्ष की ओर चला गया। आपको बाहर आने के लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आप पहले से ही बाहर हैं तो चलिए बैठते हैं, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, दक्ष ने हल्के से कहा और वह बैठ गया और नौकर को देखने लगा। हाँ जरूर जरूर मास, क्या तुम कमरे से बाहर जा सकते हो ताकि महान गुरु और मैं बात कर सके? जनजाति नेता बलांग ने नौकर से कहा जो जल्द ही कमरे से बाहर चला गया। यहाँ मैं इसे तुम्हें वापस देना चाहूंगा, इसे मुझे देने के लिए धन्यवाद क्योंकि इसने मेरी बहुत मदद की, दक्ष ने कहा और उसने बाला को कंपास वापस दे दिया जो उसे राक्षस जनजाति का स्थान खोजने के लिए मिला था। क्या तुम राक्षस जनजाति तक पहुंच गए और वापस आ गए? ये बहुत तेज था, क्या वे सभी मर गए हैं? जनजाति नेता बाला ने चौंक कर पूछा। तो
तो तुम मुझे ऐसा व्यक्ति मानते हो जो बिना सोचे समझे हत्याएं करता। मैं पूरी राक्षस जनजाति को क्यों खत्म करूंगा। लन चेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इससे आपको क्या मदद मिली। जनजाति नेता बाला ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया, बेशक इससे मुझे उस राक्षस सम्राट को खोजने में मदद मिली जिसे मैं खोज रहा था। मुझे पता था कि वह राक्षस जनजाति की दिशा में जाएगा और इससे मुझे उसे खोज में मदद मिली। इसके अलावा आपके पूछने से पहले, हाँ, वह पहले ही मर चुका है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अद्भुत। जनजाति नेता बाला स्तब्ध भाव से यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, हम विषय से भटक रहे हैं। मैं यहाँ उस बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उस ओप के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने रानी को उसकी सुरक्षा के बदले में दिया था। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह उसके बारे में क्या। जनजाति नेता बाला ने थोड़ा घबराए हुए भाव से कहा, मुझे यकीन है कि हम दोनों जानते हैं कि यह वही गोला नहीं था जिससे दक्ष ने समझा था। तुमने झूठ क्यों बोला और असली गोला कहाँ है। दक्ष ने पूछा, यह है सच तो यह है कि झूठ बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं रानी से झूठ नहीं बोलना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जनजाति नेता बाला ने उदास भाव से कहा, क्या मतलब है, तुम्हारा कोई कारण है कि तुमने उसे असली गोला नहीं दिया। दक्ष ने पूछा, ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन सच तो यह है कि मेरे पास भी नहीं था। महान गुरु दक्ष सेन के इस दुनिया से गायब होने के ठीक बाद वह उनके साथ गायब हो गया। ये हमारी इतिहास की किताबों में लिखा है कि जब हमारे पूर्वज उस मंदिर में गए जहां ओब रखा गया था तो वह खाली था, हमें भी नहीं पता कि वह कहाँ गया। बाला ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, तो आपके पास 3 गोले थे और जिस गोले से दक्ष सेन ने अध्ययन किया था वह गायब हो गया जब वह अपनी वास्तविक दुनिया में वापस गया। क्या आपको उस जगह पर कोई टूटा हुआ टुकड़ा मिला। दक्ष ने एक विचारशील भाव के साथ पूछा, उस जगह पर कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं था और यह पूरी तरह से खाली था। इसके अलावा हमारे पास 3 ओब नहीं थे, हमारे पास महान गुरुदन के प्रकट होने से पहले केवल 2 ओब थे। जहां तक रानी मिया को दिया गया ओब का सवाल है, वह कहां से आया, मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूं। ये हमारे पिछले जनजाति नेता को मिला था जो एक दिन उस ओब के साथ अपनी यात्रा से जनजाति में वापस आया था। बाला ने दक्ष को समझाया, वो मुझे बताने के लिए धन्यवाद, मुझे अब निकलना होगा। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा, क्या तुम रानी को इस बारे में बताओगी। बाला ने चिंतित नजर से पूछा, मुझे उस लड़की को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। दक्षिण जाते समय हल्का सा मुस्कुराया। दक्ष बाहर की ओर चला गया और सोचता रहा, इस दुनिया में कई रहस्य हैं, दुर्भाग्य से मेरे पास उन सभी के बारे में सोचने का समय नहीं है, साधना ही मायने रखती है। लंगचेन ने बड़बड़ा हुए कहा, अगर मैं अफिया जनजाति में वापस जाता हूँ तो इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि मैं कल से पहले स्थानिक यात्रा का उपयोग नहीं कर सकता। वह ठीक है, यहाँ भी खेती करने के लिए एक अच्छी जगह है। दक्ष ने महल से बाहर निकलते हुए सोचा। वह महल के पीछे की ओर चला गया और मंदिर में प्रवेश किया जहां उसे बर्फ का गोला और अंतरिक्ष का गोला मिला। अब यहाँ कोई नहीं है, मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ कोई ओब नहीं था इसलिए मिया को लगा कि यह जगह अब सुरक्षा के लायक नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उसे यह एहसास होने में कितना समय लगेगा कि उसका ओब वापस वहीं आ गया है जहाँ वह पहले था। दक्ष ने मंदिर के अंदर बर्फ के ओब के नियम को देखते हुए सोचा। दक्ष ने ओब को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि वह इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। वह जमीन पर बैठ गया और उसने अपने स्थानिक वलय से अंडा निकाला और उसे अपनी क्यूई से खिलाना शुरू कर दिया। इसे खत्म करने के बाद दक्ष ने आखिरकार एक बार फिर अपनी साधना शुरू कर दी। दक्ष मंदिर अंदर अपनी साधना में खोया हुआ था जबकि बाहरी दुनिया ने अंततः अपनी शांति बनाए रखी थी। एक दिन बाद दफन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। सभी जनजाति के नेता अपनी सेना के साथ चले गए। उन्हें घायल अवस्था में अपनी यात्रा को यथासंभव आरामदायक बनाने के लिए वंशी जनजाति द्वारा शानदार गाड़ियां प्रदान की गई। वंशी जनजाति ने भी अपने लोगों को अफिया जनजाति के पास भेजा ताकि वे अपने युवा और बुजुर्गों को वापस ले जा सके क्योंकि खतरा टल चुका था। हालांकि रानी को पता चला कि दक्ष ने मंदिर में प्रवेश किया है, उसने इसमें शामिल न होने का फैसला किया और दक्ष को जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया क्योंकि वह जानती थी कि दक्ष इस दुनिया में एक देवता जैसा अस्तित्व था क्योंकि वह एक राक्षस सम्राट को भी इतनी आसानी से मार सकता था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। राक्षस शहर में राक्षस सम्राट बलान को युद्ध के परिणाम और राक्षस सेना की करारी हार के बारे में पता चल गया था। वह जानता था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस पर पछतावा करने और तारा और सेंटिया को यह मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने से रोकने में अपनी असमर्थता के बाद उसने भविष्य में ऐसा कुछ फिर से होने से रोकने के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने एक आदेश जारी किया कि किसी भी राक्षस को कभी भी राक्षस जंगल से बाहर निकलने या किसी अन्य जनजाति के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें अनंत काल तक अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक रहना था। जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे हर राक्षस द्वारा क्रूरतापूर्वक मार दिया जाएगा। उन्होंने इस त्रासदी के बारे में एक किताब में लिखने का भी फैसला किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को
को इस तरह के मूर्खतापूर्ण फैसले लेने से सावधान किया जा सके जो उनके पतन का कारण बन सकते हैं। उन्होंने यह अनिवार्य कर दिया कि यह किताब हर राक्षस के लिए वयस्क होने पर पढ़ना अनिवार्य हो। सब कुछ करने के बाद राक्षस सम्राट बलांग राक्षस जंगल में चला गया और इंतजार करने लगा, किसी आपदा के आने का इंतजार करने लगा। एक और दिन बीत गया। अफिया जनजाति के अंदर एक दफन हो रहा था। अफिया जनजाति के उपप्रमुख का दफन जिया को सामने देखा जा सकता था और अपने मृत पिता को देखकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बेसब्र से अपनी सेना के लौटने का इंतजार कर रही थी और जब उसने सुना कि सेना वापस आ गई है तो वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखें अपने पिता को देखने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। लेकिन जब जनजाति के नेता तेंशा गाड़ी से बाहर निकले और उसे बुलाया तो उसकी पूरी दुनिया उलट गई। जब उसने अपने पिता को गाड़ी के अंदर लेटे देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वास्तव में हो रहा है। जल्द ही दफन की व्यवस्था कर दी गई। उस पल को बीते हुए कई घंटे हो चुके थे लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। जनजाति का नेता तेंशा पीछे से उसके पास आया और उसने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे सच में बहुत दुख है छोटी जिया, ये सच है कि तुम्हारे पिता मुझे बचाने की कोशिश में मारे गए, इसलिए एक तरह से मैं ही अपराधी हूँ जिसने उनकी मौत का कारण बना। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उसने उदास आवाज में कहा, यह आपकी गलती नहीं है चाचा तेन, आप हमारे कबीले के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और मेरे पिता भी उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दे सकती। जिया ने रूखे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। हालांकि वह अपने अंतिम शब्द पूरे नहीं कर पाया। मुझे पता है कि वह मुझसे क्या कहना चाहता था। वह तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का पूरा इरादा रखता हूँ, तेंशा ने कहा और उसने दफन होने वाली जगह की ओर देखा। ठीक है चाचा तेंशा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पुराने घर में रहना चाहती हूँ। जिया ने जवाब दिया, मैं ठीक है, मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूंगा, लेकिन जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताएं। अब तक मेरे सिर्फ 2 बेटे थे लेकिन अब आप भी उस परिवार का हिस्सा है, तेंशा ने धीरे से कहा और वापस चलते हुए उसे कुछ जगह देने का फैसला किया। टेरा पीछे खड़ा रहा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह आगे बढ़कर जिया को साथ वना देना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था जब उसे शांति की जरूरत थी, लेकिन वह उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह खड़ा रहा और सोचता रहा कि क्या करे। जल्द ही दफन पूरा हो गया और सभी ने जो कहा वह कहने के बाद तथा उपप्रमुख जू से जुड़ी अपनी सबसे बड़ी यादें साझा करने के बाद सभी लोग वापस चले गए। अल्पविराम 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 वंशी जनजाति के मंदिर में वापस आकर 2 दिनों की साधना के बाद लोंगचेन ने अंततः अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। 8वें चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र का शिखर अद्भुत, अगर मैं यहाँ रह सकता तो मैं आसानी से साधना के शिखर को प्राप्त कर सकता था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम सपना देख रहे हो। पास से एक उपसपूर्ण आवाज आई, क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ? दक्ष ने उलझन में पूछा, आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप उसी गति को बनाए रख सके, लेकिन क्या आप समय फैलाव के बारे में भूल गए? इसके अलावा भले ही समय से संबंधित कुछ भी ना हो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ण कोर क्षेत्र का शिखर ही वह सर्वोत्तम है जिसे आप इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। जुन ने समझाया, क्यों? दक्ष ने पूछा, इस दुनिया की क्यूई पर्याप्त नहीं है। हालांकि आप इस दुनिया में तेजी से साधना कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस दुनिया की क्यूई कम होने लगेगी यह गति बहुत कम होती जाएगी। यह जगह आपकी साथ दुनिया की तरह नहीं है जहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में क्यूई उत्पन्न होती है। जुन ने आगे बताया, क्या ये सिर्फ परीक्षण के लिए बनाई गई एक भ्रामक दुनिया नहीं है? यहाँ क्यों असीमित क्यों नहीं हो सकती? दक्ष ने भ्रमित होकर पूछा, किसने कहा कि यह एक भ्रामक दुनिया है? जून ने भ्रमित स्वर में कहा, हम आप जब आपने गोलाकार वस्तुओं के बारे में बात की थी तो आपने इसे भ्रमपूर्ण कहा था। दक्ष ने बताया, हम मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मैं गोलाकार वस्तुओं के बारे में बात कर रही थी, इस दुनिया के बारे में नहीं। जवाब देते हुए उसने एक बार खांसी, तो यह असली दुनिया है और मैंने जो राक्षस मारे? दक्ष ने जून को देखते हुए पूछा, वे भी असली थे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे दक्ष चौंक गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दक्ष ने पूछा, यह विषय पहले नहीं उठाया गया था। उसने जवाब दिया, 1 मिनट रुको, मेरा असली शरीर तो घर पर है, मैं अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों से कैसे बातचीत कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा, क्योंकि वह और अधिक उलझन में था। 1 मिनट रुको, मेरा असली शरीर तो घर पर है, मैं अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों से कैसे बातचीत कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा, क्योंकि वह और अधिक उलझन में पड़ गया था। जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वह आध्यात्मिक शरीर नहीं है बल्कि एक क्लोन की तरह है जो आपके आध्यात्मिक शरीर के पास है। ये क्लोन सिर्फ ब्लड अलाइन टेम्पल द्वारा इस परीक्षण के लिए बनाया गया है, जब आप इस दुनिया से बाहर निकलेंगे तो ये गायब हो जाएगा। उसने जवाब दिया, जैसे कि यह एक तथ्य था। तुम क्या बात कर रहे हो? रक्त की एक बूंद से ये सब कैसे हो सकता है? एक क्लोन, एक परीक्षण, एक नई दुनिया।
दक्ष ने जोर से कहा, ये दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। छोटे बच्चे और मेरे गुरु इसके शीर्ष पर थे, इसलिए बेशक कुछ भी संभव है। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, मुझे अब कोई जवाब देने का मन नहीं है। दक्ष ने बात करना बंद कर दिया और वह जमीन पर लेट गया। 2 दिन तक बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ, दक्ष ने छत की ओर देखते हुए कहा। तुम कौन हो जो महल में जाकर बिस्तर पर आराम नहीं करते? जुन ने पूछा। यहाँ भी सब ठीक है, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा, लंचेन ने उत्तर दिया। वैसे मुझे इस दुनिया को छोड़ने में कितना समय लगेगा? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। 1 घंटा, उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। हाँ, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो जाने से पहले आखिरी बार नशा और अन्य लोगों से मिलकर अलविदा कहे। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा, अंतरिक्ष यान से मुझे जो क्षमता प्राप्त हुई है वह वास्तव में अद्भुत है। अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से 100 किलोमीटर की सीमा में यात्रा करना बहुत ही अद्भुत है। दुर्भाग्य से इसमें बहुत सी सीमाएं हैं, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। क्या सीमाएं? आपने मुझे सिर्फ 2 के बारे में बताया था। इसका इस्तेमाल सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करने के लिए किया जा सकता था और इसे दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या कोई और सीमा है? जिया ने उलझन में पूछा। एक और सीमा है, जिस स्थान पर आपको जाना है वह वही स्थान होना चाहिए जहां आप पहले जा चुके हो। एक और बात है, हालांकि इसे सीमा नहीं कहा जा सकता, ये कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। वही ये है कि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि स्थानिक दरार आपको किस स्थान पर ले जाएगी। हालांकि यह उस स्थान के बहुत करीब होगा जहां आप यात्रा करना चाहते हैं। यह उस क्षेत्र में कोई भी स्थान हो सकता है, यहाँ तक कि वह स्थान भी जहां आप पहले नहीं गए हैं। दक्ष ने जुन को समझाया। पहले की तरह मैं वंशी जनजाति की सीमा के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जिस स्थान से मैं बाहर निकला वह उनकी सीमा के बाहर युद्ध के मैदान के ठीक ऊपर था। हालांकि यह मेरे पक्ष में काम आया। वैसे मेरी एंट्री बहुत ही शानदार थी, है ना? दक्ष ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, ये बहुत बुरा था, लेकिन गधा क्यों जोड़ा? यह इतना बुरा नहीं था, है ना? जुन ने मासूमियत से कहा। हाँ, इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया, बुरा नहीं। दक्ष उसकी बातें सुनकर खांसी रोक नहीं सका। ओह, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी शानदार, मेरा मतलब है अंतरिक्ष यात्रा जैसी खतरनाक क्षमता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम सही हो, यह एक बहुत उपयोगी क्षमता है। मुझे अब जाना चाहिए, दक्ष ने कहा और उसने जून को देखा। वार्क, दक्ष ने खाली हवा में हाथ हिलाते हुए कहा। एक स्थानिक दरार दिखाई दी जिसे दक्ष ने अंदर घुसते ही चौड़ा कर दिया। जल्द ही स्थानिक दरार उस स्थान से गायब हो गई। अफिया जनजाति के अंदर एक स्थानिक दरार दिखाई दी। दक्ष ने जैसे ही चारों ओर देखा वह में से बाहर निकल आया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने क्या था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ओह बकवास, दक्ष ने सोचा। उसने देखा कि वह एक कमरे के अंदर था और एक लड़की उसके सामने खड़ी थी और उसकी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन जिस बात ने उसकी आंखें खोल दी वह ये थी कि इस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना था। वह उसकी अद्भुत आकृति देख सकता था, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह बड़ी मुसीबत में था। दरवाजा लड़की के सामने था, इसलिए चेन दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था और वह स्थानिक यात्रा का उपयोग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पहले ही अपनी क्षमता का उपयोग कर चुका था। लड़की का गीला शरीर देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अंदाजा लगाया था कि वह अभी अभी नहाकर आए हैं, लेकिन कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसे पता था कि आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास ही एक तौलिया लटका हुआ था। उसे अंदाजा था कि वह तौलिया लेने के लिए पीछे मुड़ेगी और यही वह पल होगा जब उसकी इज्जत पर एक काला दाग लग जाएगा। उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ जब लड़की ने अपना हाथ तौलिया की ओर बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ भाव बदलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने एक हाथ से अपने भरपूर स्तनों को ढक लिया और दूसरे हाथ से किसी और चीज को ढांक लिया। वह चिल्लाने ही वाली थी कि दक्ष ने के बीच की दूरी कम कर दी और एक हाथ से उसका मुंह ढक दिया। मम्मी, ये उसने चौंक कर कहा, क्योंकि उसने देखा कि वह कौन था, लेकिन चूंकि उसका मुंह उसके हाथों से ढका हुआ था इसलिए दक्ष को कुछ भी स्पष्ट नहीं था। मिस जिया, मैं माफी चाहता हूं कि मैं गलती से आपके बाथरूम में घुस गया, कृपया चिल्लाए नहीं। मैं एक योग्यता का परीक्षण कर रहा था और गलती से यहां आ गया। दक्ष ने अपने टिप्स उसके कानों के पास लाकर हल्के से कहा। दक्ष के उसके पास आते ही जिया को अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपना सिर हिलाया जब तक चेन ने धीरे से अपने हाथ उसके लालिप से हटा लिए, लेकिन पीछे नहीं हटा। मास्टर चेन, मुझे आप पर विश्वास है, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जानबूझकर ऐसा कुछ करेंगे, जिया ने धीरे से कहा। उसका चेहरा अभी भी लाल था। तुम्हारी आंखें, क्या तुम रो रही थी? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। उसने पुष्टि में सिर हिलाया। मुझे खेद है कि मैं आपके पिता की रक्षा नहीं कर सका, मैं देर से पहुंचा और उन्हें नहीं बचा सका। दक्ष ने हल्के से कहा, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसने उसे मारा, उसने पूछा। वह एक क्रूर मौत मर गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी राक्षस का वध कर दिया गया था, दक्ष ने जवाब दिया और उसकी आंखों में देखा। धन्यवाद, उसने दक्ष को गले लगाते हुए कहा।
अब तुम कपड़े पहन सकती हो। दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। दक्ष के याद दिलाने के बाद जिया को याद आया कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। उसने तुरंत दक्ष को पीछे धकेला और तौलिया उठाकर अपने कामुक शरीर को ढक लिया। दक्ष बिना पीछे देखे जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गया और कमरे में लगी कुर्सी की ओर चला गया और जिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जिया जल्दी ठीक से कपड़े पहनकर बाहर आए और लॉन चेन के सामने शान से बैठ गई। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ, मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे फिर कब मिलूंगा या नहीं। मैं तुम सबकी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दक्ष ने उससे पहले ही कहा, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती। हाँ ठीक है, हमें आपको जानने का मौका देने और इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। आप मनुष्य इस दुनिया के संरक्षक इकाई की तरह है। जैसे मास्टर दक्ष सेन ने पिछली बार इस दुनिया को बचाया था, वैसे ही आपने इसे इस बार भी बचाया है। हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। जिया ने अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, तुमने अंकल नशा और टेरा को बताया या मैं पहला व्यक्ति हूँ? ने दक्ष को देखते हुए पूछा। अभी नहीं, तुम पहली हो जिसे मैंने अब तक बताया है। मुझे जाकर उन्हें भी बता देना चाहिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दक्ष ने उठते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिया ने उसे सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और वह भी खड़ी हो गई, लेकिन दक्ष को किसी तरह लगा कि उसकी मुस्कान उसकी हमेशा की चमकदार मुस्कान से काफी अलग थी। ठीक है, क्या आप आगे चल सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आपके घर का निकास कहाँ है। दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। ठीक है, जिया ने कहा और वह चलने लगी। उसके पीछे दक्ष भी था। थोड़ी दूर की यात्रा के बाद वे दोनों नशा के निवास पर पहुंचे। नशा हॉल में एक कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रही थी, जबकि टेरा पास में बैठकर किताब पढ़ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक बौद्धिक व्यक्ति हो जिसे पढ़ना पसंद हो, टेरा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। जब वह और जिया अंदर चले गए, टेरा और तेंशा दोनों चौंक कर उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। बैठे रहो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बस तुम्हें विदा देने आया हूँ। मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता था और जाने से पहले मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था। दक्ष ने उनके जवाब का इंतजार किए बिना मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक वैसा ही है जैसे पहले जब महान गुरु दक्ष सेन इस दुनिया को बचाने के बाद चले गए थे। क्या मनुष्य वास्तव में इस दुनिया के देवता हैं? आप हमेशा खतरे के समय प्रकट होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। नशा ने लंचेन को देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आप में से ज्यादातर को बचा पाया। दक्ष ने जवाब दिया, लेकिन अंत में उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसे डिप्टी चीफ जू के बारे में याद आ गया था। उसने जिया की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसने उसे सुना ही ना हो। क्या तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते? टेरा ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। दुर्भाग्य से मैं नहीं आ सकता, लेकिन शायद हम भविष्य में फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। दक्ष ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह टेरा को देख रहा था। अब जब मैंने वह सब कुछ कर लिया है जो मैं करना चाहता था, तो अब जाने का समय है। सबको अलविदा, दक्ष ने नर्म स्वर में कहा और बाहर की ओर चला गया। रुको, पीछे से एक आवाज आई जिससे दक्ष वहीं रुक गया। वह पीछे मुड़ा और जिया को देखा जो दौड़ती हुई आए और उसने अपने और दक्ष के बीच की दूरी कम कर दी। हाँ, उसने कुछ देर बाद पूछा, मुझे पता है कि यह अनुचित है, लेकिन क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? उसने धीमी आवाज में कहा। दक्ष ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसके मुंह से शब्द निकले, मुझे खेद है कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। जहाँ तक मुझे पता है, मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ केवल एक इंसान ही प्रवेश कर सकता है। दक्ष ने उत्तर दिया, ओह ठीक है, ऐसा अजीब अनुरोध करने के लिए क्षमा करे। उसने अजीब तरह से हंसते हुए अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। दक्ष ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर पीछे मुड़ गया। वह घर से बाहर निकल गया। स्वर्गीय दानव पंथ निवास से बाहर निकलने के बाद दक्ष ने अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे दो पंख दिखाई दिए। उसने एक बार पीछे देखा और फिर हवा में उड़ गया और जल्द ही क्षितिज में गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों में चीजें बहुत बदल गई हैं। तेन ने लंचेन को जाते हुए देखा तो बुदबुदा आया, पिताजी आपको क्या लगता है कि हमें बचाने के बाद इंसान कहाँ गायब हो जाते हैं? टेरा ने नशा की ओर देखते हुए पूछा, कौन जानता है, शायद वे किसी और दुनिया की मदद कर रहे हो। तेंशा ने कहा और उस दिशा की ओर देखा जिस ओर दक्ष गया था। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। जिया ने अपने घर की ओर चलने से पहले धीमी आवाज में कहा। दक्ष कहीं दूर रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक पोर्टल दिखाई दिया। वह रुक नहीं सका और पोर्टल में घुस गया। वापस यहाँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने खुद को रखकर रेखा मंदिर में वापस पाया। जून, अब क्या मैंने परीक्षण पास कर लिया? मैं अभी तक वास्तविक दुनिया में वापस क्यों नहीं आया? दक्ष ने दीवारों को घूरते हुए पूछा, ये सही जगह है क्या? तुम इसे नहीं चाहते? जूनन दक्ष के पास आए और दक्ष की आंखों में देखते हुए बोली। क्या? दक्ष ने उलझन में पूछा। तुम्हारा इनाम डमी है। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम ट्रायल पास कर लोगी तो तुम्हें इनाम मिलेगा।
जून ने एक शरारती मुस्कान दी और कहा, ओह ठीक है, पुरस्कार कहाँ है? दक्ष को याद आया और उसने उत्साह से पूछा, अपने सामने वाले कमरे में प्रवेश करो। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कमरा? क्या ये परीक्षण दुनिया का द्वार नहीं है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? दक्ष ने जून को घूरते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम अंदर ना जाने का विकल्प चुन सकती हो। जून ने गाल फुला हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है छोटी लड़की। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने जून के गालों पर चुटकी काटी। तुम? जून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती दक्ष पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका था। वह गायब हो गई और अंदर भी चली गई। तुम छोटी लड़की हो, तुम्हारा पूरा परिवार छोटी लड़की है, मैं तुम्हारे सबसे पुराने पूर्वज से भी बड़ी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जून ने फुले हुए गालों के साथ जोर से कहा और दक्ष को देखा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि समझदार लोग छोटों की गलतियों को अक्खा कर देते हैं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी गलतियों को अनदेखा कर दोगे क्योंकि तुम इतने समझदार हो गए ना? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ पूछा, हाँ ये सही है, मैं वास्तव में बुद्धिमान हूँ, मैं आपकी गलतियों के लिए आपको माफ कर दूंगी, जून ने कहा और उसके चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उसने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। मुझे मेरे पुरस्कारों के बारे में बताओ, दक्ष ने उससे पूछा। अपने सामने की अलमारियों को देखो, वहाँ कुछ मार्शल कौशल हैं, तुम उनमें से कोई भी चुन सकते हो। अभी के लिए तुम केवल पहला पृष्ठ खोल सकते हो और पुस्तक का सारांश पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार जब तुम कोई एक चुन लोगे तो तुम अपनी स्मृति में उस कौशल का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। फिर जब तुम वापस आओगे तो तुम उसका अभ्यास कर सकते हो। जून ने दक्ष की ओर देखते हुए समझाया, क्या वे ब्लडलाइन मंदिर में सबसे मजबूत कौशल है? दक्ष ने पूछा, बिल्कुल नहीं चून की, तुमने अभी अभी पहला परीक्षण पास किया है, इसलिए तुम्हें रक्तर रेखा मंदिर में सबसे निम्न श्रेणी का कौशल प्राप्त होगा, लेकिन इस निम्नतम श्रेणी को भी तुम्हारी जैसी निचली दुनिया में एक खजाना माना जाएगा। जून ने दक्ष को उत्तर दिया, पहला परीक्षण और भी होंगे? दक्ष ने ऊंची आवाज में पूछा, हाँ और भी होंगे, और हर परीक्षण पहले वाले से अलग होगा। जून ने दक्ष से कहा, अगला ट्रायल कब होगा? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा, जब आपका रक्त घनत्व 5% तक पहुंच जाता है। आपने केवल पहला परीक्षण पास करने के बाद 5 रक्त प्राप्त करने की क्षमता को अनलॉक किया है। जब आप उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो दूसरा परीक्षण शुरू हो जाएगा। जून ने दक्ष को समझाया, जो भी हो, मैं इन सब के बारे में बाद में सोचूंगा, सबसे पहले मुझे अपने लिए एक उपयुक्त कौशल चुनना है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसकी नजर शेल्फ पर रखी किताबों पर पड़ी, वाइल्ड स्टेप्स एक मार्शल स्किल जो एक सामान्य मनुष्य की गति को जंगली जानवर के बराबर बढ़ा सकती है और साधकों पर और भी अधिक चमत्कारी प्रभाव डाल सकती है। दक्ष ने पहली किताब की भूमिका पढ़ते हुए कहा। बिना ज्यादा सोचे उसने अगली किताब उठा ली। ब्लिंक एक मूवमेंट स्किल जो आपको पलक झपकते ही 1 मीटर की रेंज में अपनी स्थिति बदलने में सक्षम बनाती है। लंबी दूरी की मूवमेंट के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जीवन या मृत्यु की लड़ाई के दौरान बहुत उपयोगी ट्रिक है। दक्ष ने पढ़ना समाप्त करते हुए अगले स्किल के बारे में सोचा। दक्ष एक के बाद एक किताबें पढ़ता रहा। इससे पहले कि वह शेल्फ को पूरी तरह से पढ़ लेता, उसे एहसास हुआ कि इसमें सभी कौशल आंदोलन कौशल थे। मेरे पास अच्छे मूवमेंट स्किल की कमी थी क्योंकि फ्लैश स्टेप्स का लेवल बहुत कम था। यह एक अच्छे समय पर आया, लेकिन ये सभी मूवमेंट स्किल इतने अद्भुत है कि चुनना मुश्किल है। कुछ में अच्छी बहुमुखी प्रतिभा है, जबकि अन्य में उच्च प्रभावशीलता है। कुछ कम दूरी के लिए प्रभावी है, जबकि अन्य लंबी दूरी के लिए हर स्किल का अपना उपयोग होता है। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ विकल्प है। अर्थी मोनाक इफेक्ट, वैसे तो मुझे भी ब्लिंक पसंद है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अर्थी मोनाक इफेक्ट चुनूंगा। दक्ष ने किताब को देखते हुए बुदा आया, तो तुमने इस पर फैसला कर लिया है? जून ने पीछे खड़े होकर पूछा। हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मुझे ज्यादा उपयोगी लगता है। हालांकि यह कुछ अन्य कौशलों की तरह मेरी गति को तेजी से नहीं बढ़ा सकता, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो मेरे साथ मजबूत होता जाएगा। यह मुंह कौशल मांसपेशियों को मजबूत करता है और साथ ही कुल गति को 20% तक बढ़ाता है। मुझे पता है कि जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ती गई, मेरी गति में काफी वृद्धि हुई। एक निश्चित साधना तक पहुंचने के बाद कोई भी निश्चित वृद्धि बेकार हो जाएगी, लेकिन अन्य मूवमेंट कौशलों की तुलना में जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ती जाएगी, अर्थी मोना प्रभाव की उपयोगिता बढ़ती जाएगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए समझा, तो आप लंबे समय के लिए इस मूवमेंट स्किल में निवेश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपको इतना सोचना चाहिए? भविष्य में आपको और भी मजबूत कौशल मिलेंगे। जून ने हंसते हुए कहा, बेशक मैं भविष्य में निवेश कर रहा हूं जो मेरे पास है, क्योंकि मैं सब कुछ उम्मीद पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। ब्लडलाइन टेंपल का हर कौशल असाधारण है और मैं नहीं चाहता कि यह मौका बर्बाद हो, लेकिन ये सिर्फ मूवमेंट स्किल्स के बारे में एक निर्णय है। इस कमरे में और भी अलमारियां और किताबें हैं। मुझे ये तय करने के लिए और अधिक सीखने की जरूरत है कि कौन सा कौशल मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, दक्ष ने कहा और उसने जून को देखा। दक्ष बाई शेल्फ
शेल्फ पर गया और एक एक करके किताबें उठाए और उनका परिचय पढ़ने के बाद उन्हें वापस रख दिया। स्टील बॉडी एक शारीरिक साधना तकनीक जो आपके शरीर को स्टील की तरह कठोर बनाती है। पहले चरण की पूर्णता तक साधना करने पर कोई भी नश्वर हथियार आपकी त्वचा को थोड़ा सा भी नहीं काट पाएगा। तीसरे चरण तक साधना करने पर कोई भी स्पिरिट ग्रेड हथियार आपकी त्वचा को नहीं काट पाएगा। दक्ष ने बढ़ाया स्वर्गीय सांप का शरीर एक शारीरिक साधना तकनीक जो जरूरत पड़ने पर आपकी हड्डियों को नरम करके आपके शरीर की लचीलापन बढ़ाती है और साथ ही साथ बचाव भी बढ़ाती है। अधिक लचीले शरीर के साथ विरोधियों के हमलों से बचना आसान होगा। दक्ष ने खुद से बात की क्योंकि उसने एक और विवरण पढ़ा था। ड्रैगन रूपांतरण एक ऐसी तकनीक जिसे जब बेहतरीन तरीके से विकसित किया जाता है तो हड्डियों और त्वचा को ड्रैगन की तरह सख्त बनाया जा सकता है। यह एक बार में बहुत उपयोगी लग रहा है, दक्ष ने सोचा और उसने किताब वापस रख दी। उसने इस शेल्फ में रखी सारी किताबें पढ़ ली, सिर्फ एक को छोड़कर। उसने आखिरी किताब खोली और उसका नाम पढ़ा, मोनार्क फिजिक। बहुत प्रभावशाली नाम। दक्ष ने आखिरी किताब उठाते हुए कहा। उसने किताब खोली और उसका विवरण पढ़ा। दानव सम्राट काया। हम सभी के भीतर एक राक्षस है, एक छिपी हुई ताकत और एक छिपी हुई कमजोरी। दानव सम्राट काया को चरम पर ले जाने के बाद एक राक्षस सम्राट की ताकत आपके अंदर प्रवाहित होगी। आप अपने नाम से ही सभी को कांपने पर मजबूर कर देंगे। हर अवस्था एक क्यों साधक के बरा है उन साधकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास उच्च धैर्य, शांत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति है। दक्ष ने पढ़ते हुए हल्के से कहा, इसका वर्णन इसके नाम जितना ही शक्तिशाली है। जुन, क्या तुम इस कौशल के बारे में जानते हो? दक्ष ने पीछे देखते हुए पूछा। मैंने इसके बारे में एक बार सुना है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली शारीरिक साधना तकनीक है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत अच्छे हैं। जुन ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्या कमियां हैं? दक्ष ने जुन की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार क्या पढ़ा था? ये उन साधकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें उच्च धैर्य, शांत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति है। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा क्यों है? जुन ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरे भाव के साथ पूछा। सरल है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कम समय में इसे विकसित करना कठिन है, इसलिए बेहतर धैर्य रखने वालों के पास इसे विकसित करने का बेहतर मौका है। दक्ष ने जवाब दिया। नहीं, हालांकि यह सच है कि यह यहाँ मौजूद शरीर साधना तकनीक में से सबसे कठिन कौशलों में से एक है, लेकिन ये चेतावनी का कारण नहीं है। इसका कुछ संबंध उस कमी से है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। जिया ने दक्ष से कहा। क्या तुम मुझे बिना किसी रहस्य के सीधे बता सकती हो? दक्ष ने झुंझलाहट से पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बात यह है कि अगर तुम्हारे अंदर शांति और धैर्य का कोई गुण नहीं है तभी तुम इस तकनीक को सीख सकते हो। इसे सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए उतना ही कठिन होगा, चाहे वह शांत दिमाग वाला व्यक्ति हो या हमेशा गुस्से में रहने वाला व्यक्ति। यह इस तकनीक को सीखने के बाद आता है। जुन ने दक्ष को देखते हुए कहा। इस तकनीक को सीखने के बाद आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको हत्या करने की इच्छा होती है और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से ही आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आप इस तकनीक को जितना अधिक सीखेंगे आपको खुद को नियंत्रित करने के लिए उतना ही अधिक प्रयास करना होगा और इस बात की अच्छी संभावना है कि आप अपनी भावनाओं में खो जाएंगे और क्रोध ही एकमात्र भावना नहीं है जिसे यह मजबूत करेगा। यदि आप नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप एक राक्षस की तरह होंगे जो अपने दिल की इच्छा पूरी करता है। जुन ने आगे बताया। वाह, ये तो दक्ष को अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले जब उसने जून का वर्णन सुना। नकारात्मक पहलुओं के अलावा कई सकारात्मक पहलू भी हैं। आपकी शारीरिक शक्ति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी साधना या क्यूई का उपयोग किए ही साधकों का सामना करने में सक्षम होंगे और इस तकनीक का अभ्यास करते समय आपकी रक्षा भी बहुत बेहतर होगी। जन ने मुंह मुस्कुराते हुए कहा। यह एक बहुत अच्छा मार्शल कौशल लगता है, बस इसके साइड इफेक्ट मुझे चिंतित कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे चुनना चाहिए या नहीं, मैं बाद में फैसला करूंगा। पहले आखिरी शेल्फ पर नजर डालूंगा। दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। वैसे मुझे कितनी किताबें चुनने की अनुमति है? दक्ष ने पूछा। वैसे मुझे कितनी किताबें चुनने की अनुमति है? दक्ष ने पूछा और उसने उम्मीद भरी न से जून की ओर देखा। पहले सारी किताबें पढ़ लो, फिर तय करो कि तुम्हें कौन सी चाहिए। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कितनी किताबें ले सकते हो। जून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ केवल 3 अलमारियां हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तीसरी अलमारी में या तो आक्रमण, रक्षा या उड़ान प्रकार के मार्शल कौशल होने चाहिए। दक्ष ने तीसरे शेल्फ पर पहली किताब उठाते हुए कहा। पृथ्वी को चीरने वाली मुट्ठी। जीवन को नष्ट करने के लिए मुट्ठी ही काफी है। पृथ्वी को चीरने के लिए मुट्ठी ही काफी है। जब चरम पर पहुंच जाता है तो एक ही मुख का पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ये वास्तव में उपयोगी हो सकता है जब मैं शरीर साधना तकनीक सीखता हूं और अपनी ताकत बढ़ाता हूं। दक्ष ने पहली किताब का विवरण पढ़ते हुए हल्के से कहा। स्वर्गीय हाथी का हमला। हम ये भी अच्छा है क्यूई का उपयोग करके एक स्वर्गीय हाथी का अवतार बनाना और प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए उसका उपयोग करना। कमजोर प्रतिद्वंदी तो मौका भी नहीं दे सकते। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जैसे वह खुद से सोच रहा हो। थंडर ब्लेड प्रतिद्वंदी पर आसमान
से वज्रपात करना, सभी पापों को साफ करना और यहाँ तक कि आत्मा को भी नष्ट करना मुझे ये भी पसंद है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए किताब वापस रख दी। हाँ, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद नहीं है? जुन ने चिढ़ाते हुए पूछा। आग की जेल। आग किसी भी चीज को जला सकती है, राख में बदल सकती है। आग से बनी जेल आपके प्रतिद्वंद्वी को फंसाने के लिए है ताकि वे भाग ना सके। वे अपने आत्म निधन की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने जून को जवाब दिए बिना किताब के बारे में पढ़ना समाप्त कर दिया था। ऐसा लगता है कि यह उस कौशल जैसा है जिसका इस्तेमाल राक्षस सम्राट ने मुझे फंसाने के लिए किया था। कुछ स्थितियों में यह उपयोगी भी हो सकता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दक्ष ने इस शेल्फ पर रखी सारी किताबें पढ़ ली। इस शेल्फ पर सभी मार्शल कौशल, उल्लेखनीय आक्रामक प्रकार के मार्शल कौशल है। ऐसे बहुत से हैं जो मैं अपने लिए चाहता हूँ। क्या इस जगह पर मार्शल कौशल के लिए कोई उड़ान नहीं है? दक्ष ने पूछा जब वह जून को देख रहा था। मुझे नहीं लगता कि इस समय उड़ान मार्शल कौशल यहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी आवश्यकता है क्योंकि आपके पास पहले से ही एक बहुत अच्छा उड़ान कौशल है। जून ने दक्ष को देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, वैसे भी मैंने सारी किताबें पढ़ ली है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अब मैं कितनी किताबें चुन सकता हूँ? दक्ष ने पूछा और उसने जून को देखा। मैंने अभी 3 किताबें चुनी है, हर शेल्फ से एक। अगर मैं और चुन सकता हूँ तो मेरे दिमाग में दूसरे हुनर भी हैं, दक्ष ने जून से कहा। बहुत भाग्यशाली, क्योंकि यह कौशल की सटीक संख्या है जिसे आप अपने पुरस्कार के रूप में ले सकते हैं। 3 अलमारियां, 3 किताबें। तो आपने कौन सी चुनी? उन्हें उठाओ, हम इस कमरे से जा रहे हैं, जून ने कहा और उसने अपनी बाहें फैला दी। मैंने इन तीनों को चुना, थंडर ब्लेड, अर्थी, मोनाक इफेक्ट और डेमन मोनाफिजिक, दक्ष ने कहा। जब उसने अपने द्वारा नामित 3 किताबें उठाई तो तुमने मेरी चेतावनी के बाद भी दानव सम्राट का शरीर चुना है। तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा होना चाहिए, जून ने लंचुन की ओर देखते हुए पूछा। मुझे विश्वास है कि मैं खुद पर नियंत्रण रख सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम ऐसा कहती हो चुनकी, तुमने तीनों को चुन लिया है तो अब इस कमरे से बाहर निकल जाओ। वे किताबें गायब हो जाएंगी और उन्हें कैसे विकसित किया जाए इसका ज्ञान तुम्हारी स्मृति में दिखाई देगा, जून ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे पता है कि मुझे लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कोई और इनाम नहीं है? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा, जून ने रहस्यमय ढंग से कहा और गायब हो गई। अंततः कमरे से बाहर निकलने से पहले दक्ष एक विचारशील भाव के साथ निकास की ओर चला गया। उसने देखा कि जून उसके सामने खड़ा है। अब आपके तीसरे इनाम का समय आ गया है, उस कमरे में प्रवेश करें, जून ने कहा और उस दरवाजे की ओर इशारा किया जिससे दक्ष बाहर आया था। थके हुए चेहरे के साथ लंचेन बिना पूछे फिर से कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, नजारा फिर से अलग था। वहां कोई अलमारियां या किताबें नहीं थी, पूरा कमरा पूरी तरह से खाली था। उसने दीवार पर नजर डाली, लेकिन वहां सिर्फ अजीबोगरीब पैटर्न थे। मुझे इस कमरे में क्या मिलना चाहिए? दक्ष ने जून को देखते हुए कहा। दीवारें, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। दीवारों का क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। क्या आप वहां पैटर्न देखते हैं? बस किसी भी पैटर्न को स्पर्श करें जो आपको पसंद हो और आपको कुछ रोचक जानकारी मिलेगी। आपको जो ज्ञान मिलेगा वह आपके द्वारा चुने गए पैटर्न पर निर्भर करता है। जून ने समझा। आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? दक्ष ने पूछा। जब तुम कठिन काम करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दक्ष आगे बढ़ा और सभी पैटर्न को देखा। उसने देखा कि अलग अलग दीवारों पर 20 से ज्यादा पैटर्न थे। उसे किसी भी पैटर्न के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया और वह सिर्फ एक याद रक्षक पैटर्न चुनकर ही मौका ले सकता था। यही है, मुझे लगता है। दक्ष बाएं दीवार की और कोने की ओर चला गया जो किसी तरह से एक पौधे जैसा दिख रहा था। जून ने अपने चेहरे पर उत्सुक भाव के साथ उसे देखा। दक्ष ने पैटर्न को छुआ लेकिन तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह एक अच्छा विकल्प है, मुझे लगता है कि आप वास्तव में दक्ष सेन से अलग रास्ते पर चल रहे हैं, जून ने बड़बड़ा हुए कहा जब वह दाहिनी दीवार पर तलवार जैसी आकृति को देख रही थी। आहम, मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने अवचेतन रूप से बड़बड़ा हुए अपनी आंखें खोली। ओह ठीक है, ब्लडलाइन टेम्पल, उसने कहा जैसे ही उसने अपने आसपास देखा और देखा कि जूनन वहां बैठा है। अभी क्या हुआ? 1 मिनट रुको, मेरे दिमाग में ये ज्ञान ये पहले नहीं था क्या? दक्ष ने अपना सिर कसकर पकड़ते हुए कहा। शांत हो जाओ, मुझे पता है कि इतनी सारी जानकारी को आत्मसात करना कठिन है, लेकिन ज्ञान को आत्मसात करने के बाद ये कुछ ही सेकंड में गुजर जाएगा, जून ने शांत स्वर में कहा। ये ज्ञान, ये कीमिया है, गोलियां बनाने की तकनीकें, विभिन्न जड़ी बूटियां, व्यंजन, बहुत कुछ। दक्ष ने चौंक हुए कहा क्योंकि उसने सभी यादों को आत्मसात कर लिया था। इतना ज्ञान, मुझे यकीन है कि हमारे साम्राज्य का सबसे अच्छा कीमिया अगर भी इतना नहीं जानता होगा। दक्ष ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। ये तुम्हारा दूसरा इनाम है। तुम्हारे पास जो है वह सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान है, साथ ही इस ज्ञान की तुलना किसी निचली दुनिया के नीच कीमिया अगर से करना इस ज्ञान का अपमान करने जैसा है, जून ने दक्ष से कहा। वैसे हालांकि आपने अभी अभी कीमिया के एक महान तरीके का ज्ञान प्राप्त किया है, आप कीमिया में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल तभी
तभी जब आप इस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू कर सके। ये वास्तव में कठिन हिस्सा है। यदि आप सफल हो सकते हैं तो आप अब तक ज्ञात सबसे महान कीमियागर में से एक बन सकते हैं। जुन ने आगे बताया, तो मैंने जो पैटर्न चुना वह कीमिया ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तरह से अब मेरे पास वही ज्ञान है जो ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कीमियागर के पास हो सकता है। बहुत बढ़िया, दक्ष ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जुन ने दक्ष को देखते हुए कहा। तो मैंने जो पैटर्न चुना वह कीमिया के महान तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तरह से अब मेरे पास वही ज्ञान है जो ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कीमियागर के पास हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह ज्ञान ही सब कुछ नहीं है? दक्ष ने पूछा जब उसने जूनन को देखा। आप सही कह रहे हैं, आपके पास जो ज्ञान है वह एक स्पिरिट ग्रेड नौवीं रैंक के अल्केमिस्ट के पास होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, स्पिरिट ग्रेड के ऊपर कई ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं। जुन ने समझाया। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। सबसे निचला ग्रेड मोर्टल ग्रेड कीमिया अगर, स्पिरिट ग्रेड कीमिया अगर और फिर सेंट ग्रेड कीमिया अगर है। हर ग्रेड को 9 रैंक में विभाजित किया गया है जिसमें पहला रैंक सबसे कम है। दक्ष ने जुन से कहा, हाँ, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वह तुम्हें 9वीं स्टेज का स्पिरिट ग्रेड अल्केमिस्ट बनाता है, लेकिन केवल सैद्धांतिक रूप से। जुन ने हंसते हुए कहा, यह भी एक अच्छा इनाम है। मैंने केवल हमारे राज्य में नश्वर श्रेणी के कीमिया अगर के बारे में सुना था और अब मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन अगर आप अपने पास मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल करना सीख ले तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होगी। जुन ने दक्ष को जवाब दिया, ओह ठीक है, मैंने जो पैटर्न चुना था वह कीमिया के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य पैटर्न के बारे में क्या? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने अन्य दीवारों को देखा लेकिन महसूस किया कि अब किसी भी दीवार पर कोई पैटर्न नहीं था। उनकी तलाश मत करो, जब से तुमने अपनी पसंद बनाई है वे गायब हो गए हैं। वैसे वे महान रणनीतिकार, चित्रकार, कवि, चिकित्सक, कारीगर, दैवज्ञ, मूल्यांकन करता, टैमर, फॉर्मेशन मास्टर जैसे अन्य महान ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जुन ने समझाया, मैं खुद की तुलना उससे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उत्सुकता से बच नहीं सकता। उसने क्या चुना? दक्ष ने जुन की ओर देखते हुए पूछा। वह तुम्हारा मतलब है तुम्हारे सीनियर दक्ष शेन? जुन हंसी, लेकिन दक्ष द्वारा 1 मिनट से अधिक समय तक उसे परेशान भाव से घूरने के बाद वह रुक गई। उसने दाएं ओर की दीवार को चुना। सबसे कोने वाला पैटर्न ज्ञान कुछ ऐसा ही था, फिर भी जो तुमने चुना था उससे बिल्कुल विपरीत था। जबकि एक कीमागर के रूप में तुम्हारा मार्ग तुम्हें और दूसरों को भी मदद कर सकता है। उसने जो मार्ग चुना वह विनाश पैदा करने में सबसे अधिक सहायक था। जुन ने दक्ष से कहा जब वह अतीत के बारे में याद कर रही थी। यह क्या था? दक्ष पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि हम इस कमरे से निपट चुके हैं, चलो बाहर निकले। जुन ने गायब होते हुए विषय बदल दिया। दक्ष भ्रमित भाव के साथ कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि जून वहां खड़ा था। दोनों पुरस्कार वाकई बहुत अच्छे थे, इनसे परेशानी से गुजरने की मेहनत की भरपाई हो जाती है। लेकिन क्या कोई और पुरस्कार भी है? दक्ष ने कहा जब उसने उस कमरे के दरवाजे की ओर देखा जहां से वह बाहर निकला था। हाँ, एक और है, ये तीनों में से सबसे अच्छा है। जून ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। क्या? दक्ष ने उत्साहित भाव से पूछा। ओह ठीक है, मुझे शायद उसे पाने के लिए फिर से कमरे में प्रवेश करना होगा, दक्ष ने कहा और वह फिर से दरवाजे की ओर चला गया। आपको अपना आखिरी इनाम पाने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या है? दक्ष रुक गया और उसने पीछे मुड़कर जून को देखा। मैं जून ने अपनी छोटी सी सीना के चारों ओर अपनी बाहें मोड़ ली और गर्व भरे भाव से कहा, तुम क्या यह मजाक है? दक्ष ने अपना सिर झुकाया और उलझन भरी नजर से पूछा। नहीं, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाते तो हम फिर कभी नहीं मिल पाते, लेकिन तुम पास हो गए और अब मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष के हाव भाव बदल गए और वह मुस्कुराया और उसकी ओर चला गया। तुमने कहा था कि तुम मेरा इनाम हो, क्या इसका मतलब है कि अब तुम मेरी हो? दक्ष ने नर्म आवाज में पूछा, क्योंकि उसने उनके बीच की दूरी को कम किया और अपनी उंगलियों से जून के गालों को सहला। या तुम? जून का चेहरा लाल हो गया और वह शब्द खोजने में हकलाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती दक्ष ने हंसना शुरू कर दिया और वापस चली गई। तुम सच में बहुत प्यारी हो जून, दक्ष ने हंसते हुए कहा। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा पूरा परिवार प्यारा है, तुम बेवकूफ हो, जून सईद ने नाराज होकर कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। अरे तुम मुझे बताना भूल गए, मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता हूँ? दक्ष ने खाली मंदिर में जोर से कहा। मंदिर से बाहर निकलो, तुम अपनी सही जगह पर जागोगे। मंदिर में जून की आवाज गूंजी। वह लड़की दक्ष मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चला गया और दरवाजे से होकर सफेद रोशनी में चला गया। हम दक्ष को भूख लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। वही पुराना कमरा लगता है, मैं वाकई वापस आ गया हूँ। दक्ष उठकर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। कुछ भी नहीं बदला था और सब कुछ पहले जैसा ही है। जून ने पहले भी मेरे साथ कुछ गड़बड़ की होगी, दक्ष ने बिस्तर से उठते हुए कहा, लेकिन उसे लगा कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथों को देखा और पाया कि वे लंबे हो गए हैं और उसके पैर भी। उससे महसूस हो रहा था कि वह भी लंबा हो गया है। वह जल्दी से आईने की ओर चला गया और खुद को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी सुनहरी थी और बाल काले थे, लेकिन उसका चेहरा और भी परिपक्व हो गया था। वह अब लगभग 15-16 साल का लग रहा था और उसकी लंबाई भी बहुत बढ़ गई थी। 5 फीट की ऊंचाई से अब उसकी लंबाई 5 फीट 78 इंच हो गई थी। जुन सही था, ऐसा लगता है कि वास्तविक दुनिया में काफी साल बीत गए हैं। खैर, यह और भी बुरा हो सकता था। हाँ, अब मैं बिना इंतजार किए बड़ा हो
हो गया हूँ। दक्ष ने आशावादी होकर मुस्कुराया। 1 मिनट रुको, मैंने ये कपड़े नहीं पहने थे, इन्हें किसने बदला? दक्ष ने बड़बड़ा हुए उन कपड़ों को देखा जो उसने पहने हुए थे। ये तुम्हारी माँ थी। जिनकी आवाज दक्ष के दिमाग में आए उसने देखा। दक्ष का चेहरा अजीब हो गया क्योंकि वह समझ गया कि इसका क्या मतलब है। तो क्या मैंने भी देखा? मुझे कहना चाहिए कि यह काफी अच्छा है। दक्ष ने जून की हंसी सुनी क्योंकि वह दर्पण में देख रहा था। तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? दक्ष ने बात बदलते हुए पूछा। मैं आराम कर रहा हूँ ब्लडलाइन मंदिर में। तुम्हें इतनी सारी चीजें सिखाना बहुत थका देने वाला था। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा, जून ने दक्ष को जवाब दिया। अगर तुम ऐसा कहते हो, वैसे भी कितना समय बीत चुका है? दक्ष ने पूछा। अगर तुम ऐसा कहते हो, वैसे भी इस दुनिया में मुझे उस भूमि में प्रवेश करने के बाद से कितना समय बीत चुका है? दक्ष ने पूछा क्योंकि उसने जन को देखा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 साल, जून ने जवाब दिया। मैंने अनुमान लगाया कि यह कहीं इसी रेंज में होगा। दक्ष ने अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए कहा। मुझे बाहर जाकर उसे बताना चाहिए। पिछले 3 सालों में वह बहुत परेशान रही होगी, उसने कहा और पीछे मुड़ा, लेकिन अचानक उसे कुछ ख्याल आया। सबसे पहले मुझे उचित कपड़े पहनने की जरूरत है। दक्ष ने अपनी अलमारी की ओर चलते हुए कहा। चूंकि मैं जो कपड़े पहन रहा हूं वे मुझे फिट आते हैं, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि मेरी मां ने मेरे लिए बड़े कपड़े खरीदे होंगे। शायद वहां कहीं कोई अच्छी आउटडोर ड्रेस हो। दक्ष ने अपनी अलमारी खोलते हुए कहा। क्या हुआ? वे अभी भी यही है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने देखा कि उसके पुराने कपड़े अभी भी यही थे, ठीक वैसे ही जैसे वे पहले थे। उसने देखा कि नए डिब्बे में और कपड़े रखे गए थे, बिना उसके पहले पहने कपड़ों को छेड़े। ये तो अच्छा लग रहा है। उसने एक एक करके नए कपड़े चुने। फिर उसने अपने लिए एक ऐसा सेट चुन लिया जो उसे पसंद आया और उसने सोचा। उन्होंने एक शानदार नीले रंग की पोशाक पहनी थी जिसके ऊपर एक ड्रैगन की कढ़ाई वाला सुनहरा लबादा था। अब बहुत बेहतर है, दक्ष ने शीशे में खुद को देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दक्ष ने दरवाजा खोला, एक आवाज आई और उसके बाद एक जोरदार आवाज आई। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और देखा कि एक सुंदर लड़की जो देखने में 20 साल की लग रही थी जमीन पर लेटी हुई थी, जबकि उसी उम्र की एक और लड़की जमीन पर गिरी प्लेट और गोली उठा रही थी। दोनों ने एक साथ दक्ष की ओर देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो गई तथा उनके सुंदर चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान खेल गई। तुम जाग गए? प्लेट उठाने वाली लड़की ने प्लेट जमीन पर रख दी और तुरंत दक्ष के पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। दक्ष को लड़की की कोमल सीना उनके शरीर के बीच दबी हुई महसूस हो रही थी क्योंकि वह उसे गले लगा रही थी। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथों का क्या करे जो अजीब तरह से हवा में लटके हुए थे। मेरी, दक्ष ने हल्के से कहा। हाँ युवा मास्टर, लड़की ने कहा और अपनी थोड़ी गीली आंखों से दक्ष की आंखों में देखा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह दक्ष के कितने करीब थी। वह दक्ष की हल्की सांसों को महसूस कर सकती थी क्योंकि उनके आईपीएस सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थे। दक्ष ने उसके रसीले आईपी को देखा और उसके एक हिस्से ने उसे अपना चेहरा बस कुछ इंच आगे बढ़ाने और उसके उन लाल आईपी को ने के लिए कहा। जो तुम भी यही हो? दक्ष ने उनके पीछे खड़ी लड़की को देखा। यह उसकी बहन जू थी जो जमीन पर गिर गई थी। उसने खुद को संभाला और उन दोनों को देख रही थी। आहमेई ने जल्दी से अपने और दक्ष के बीच कुछ दूरी बना ली, लेकिन उसने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई। बहन, मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती उसने देखा कि जू आगे बढ़कर दक्ष को भी गले लगा रही है। क्या यह मेरा भाग्यशाली दिन है या क्या? दक्ष ने सोचा क्योंकि वह जू को देखकर चौंक गया था जो आमतौर पर अधिक विनम्र रहती थी और उसे गले लगा रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो, जू ने अपनी नर्म आवाज में कहा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। शुक्रिया, दक्ष ने जवाब दिया और आखिरकार हार मान ली और अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। मैंने अपनी बहन को ईर्ष्या से देखा। मैं ऐसा करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं बस एक पल और ऐसे ही रह सकती हूँ? जू ने बड़बड़ा हुए उससे गले लगाया। दक्ष ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। दक्ष उसकी धड़कन महसूस कर सकता था जबकि वह उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी। कुछ सेकंड के बाद वह उससे अलग हो गई। मैं इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए बहुत खेद व्यक्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर मेरी अशिष्ट को माफ कर देंगे, जू ने कहा और उसने थोड़ा झुकाया। मैं भी, मेई ने जल्दी से कहा और वह भी झुक गई। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह हाँ, वह गोली क्या है? दक्ष ने जमीन पर पड़ी गोली को देखते हुए कहा। मैं तो इस बारे में पूरी तरह से भूल ही गई थी, मेई ने कहा और जल्दी से गोली उठा ली है। एक बहुत ही अद्भुत गोली है जो परिवार तुम्हें तब से पोषण प्रदान करने के लिए दे रहा था जब तुम इतने लंबे समय तक कोमा में रही थी, जू ने दक्ष से कहा जब वह उसकी आंखों में देख रही थी। ओह हाँ, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं खा सकता था, हालांकि यह गोली काफी महंगी होगी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। मैंने सुना है कि यह राज्य के एक महान कीमिया अगर द्वारा बनाया गया है। ये बहुत महंगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि परिवार इसे खरीद सकता है, मेई ने गोली पकड़ते हुए जवाब दिया। ओह वैसे मैं कितनी देर तक सो रहा था? दक्ष ने उनसे पूछा। 3 साल 2 महीने और 21 दिन, जू और मेई
दोनों ने एक ही समय पर जवाब दिया, वह बहुत समय बीत गया, तुम्हें पता है मुझे लगता है कि तुम दोनों पिछले 3 सालों में और भी खूबसूरत हो गई हो। दक्ष ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया क्योंकि वह उनके सुडौल शरीर को देख रहा था। आप और भी अधिक सुंदर हो गए हैं। युवा स्वामी मेई ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपना चमकीला लाल चेहरा छिपाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, क्या ये सही है? दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या मेरी माँ अपने कमरे में है? दक्ष ने उनकी ओर देखते हुए पूछा, फिलहाल नहीं मैडम, ग्रेट हॉल में पेट्रिया और एल्डर्स की मीटिंग में है। उन्होंने सुना कि कई एल्डर्स आपसे जुड़ी किसी बात पर पेट्रिया से बात करना चाहते हैं, इसलिए वह पेट्रिया के साथ मीटिंग में शामिल होने चली गई। जू ने अजीब भाव से कहा, ओह मेरा क्या? दक्ष ने पूछा, मैं युवा स्वामी से क्षमा चाहता हूँ लेकिन मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। जू ने खेद भरे भाव से कहा, ठीक है, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा, तुम दोनों यहीं रह सकते हो। दक्ष मुस्कुराया और चला गया। हम आपके साथ आ रहे हैं, युवा स्वामी दोनों ने कहा और उसके पीछे चल पड़े। ठीक है, लेकिन आप ग्रेट हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते, दक्ष ने आगे चलते हुए कहा। वह लॉन कबीले की विशाल हवेली से गुजरा। कबीले के ज्यादातर सदस्य उसे पहचान भी नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पिछले 3 सालों में दक्ष को नहीं देखा था और उससे पहले भी उसे बमुश्किल ही देखा था। जो लोग उसे बमुश्किल पहचान पाए वे चौंक गए क्योंकि वे उसे अपने पास से गुजरते हुए घूरते रहे। दक्ष जल्द ही ग्रेट हॉल के पास पहुंच गया। वह दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे अंदर से आवाज सुनाई दी। जितना ज्यादा उसने सुना उतना ही ज्यादा गुस्सा आया। दक्ष जल्द ही ग्रेट हॉल के पास पहुंच गया। वह दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। जितनी ज्यादा उसने आवाजें सुनी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। कुलपति, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में ध्यान से सोचें, आखिरकार कबीले का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अंदर से एक आवाज आए, इस बारे में ध्यान से सोचो, क्या तुम मेरे बेटे को मारने की बात नहीं कर रहे हो? एक महिला की आवाज गुस्से में अड़ी, मैडम सिमा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, इसके अलावा हम केवल इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम कबीले की और उससे भी ज्यादा उसकी परवाह करते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, पिछले 3 सालों से कबीला उसे हर रोज इतनी महंगी गोली खिला रहा था, हालांकि हमारे पास उसे जीवन भर गोली खिलाने की क्षमता है, लेकिन सोचिए कि इससे कबीले पर कितना बोझ पड़ेगा। हम एक सर्वोच्च कबीला है लेकिन फिर भी हमारे संसाधन सीमित है। हम अगले 100 सालों तक उसके लिए वह गोलियां खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कबीले के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उसी बुजुर्ग ने कहा, मेरे बेटे की क्या परवाह, तुम सिर्फ लालची हो और संसाधनों और अपने फायदे के बारे में चिंतित हो। क्या तुम इतने गरीब हो कि सिर्फ कुछ संसाधनों के लिए मेरे बेटे की जान लेना चाहते हो? पल्लवी गुस्से में दहाड़ उठी। छोटे जियाए, शांत मन से इसके बारे में सोचो। वह 3 साल से इस हालत में था। हर चिकित्सक उसकी जांच करने आया था लेकिन सभी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था और वे उसका इलाज नहीं कर सकते। भले ही हम इसे कोमा के रूप में सोचे, बस इस बात पर विचार करें कि उसकी आत्मा को कितनी पीड़ा हो रही होगी क्योंकि हम उसे इस दुनिया में ऐसी हालत में रख रहे हैं। भले ही हम उसे गोलियों का उपयोग करके अगले 50 वर्षों तक जीवित रखें, कोई लाभ नहीं होगा। वह नहीं उठेगा, वह बस उसी अवस्था में रहेगा। उसकी आत्मा उसके शरीर में फंसी रहेगी क्योंकि आप उसे इस क्रूर भाग्य से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं थे। किसी और ने कहा। दक्ष ने इसे सर्वोच्च बुजुर्ग लहुआ की आवाज के रूप में पहचाना, एक माँ के रूप मैं अपने बेटे के कल्याण के बारे में सोचो, उसे इस क्रूर भाग्य से मुक्त करो। सुप्रीम एल्डर लहुआ ने आगे कहा, तुम भगवान नहीं हो, ऐसा सोचना बंद करो कि तुम्हें पता है कि मेरा बेटा जागेगा या नहीं। तुम्हें बस यही चिंता है कि तुम्हारे दूसरे बेटे को बड़े होने पर पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे। पल्लवी ने गुस्से से भरे लहजे में कहा, विनम्रता की जरा भी परवाह नहीं की कुलपति, इस मामले पर केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आप इस कबीले के कुल पिता हैं और उसके दादा भी। आपको चुनाव करना होगा, उसकी आत्मा की शांति और संसाधनों की बचत या उसकी आत्मा को पीड़ा देने के लिए संसाधनों को बर्बाद करना। सुप्रीम एल्डर लहुआ ने तेज प्रताप की ओर देखते हुए कहा, मेरा निर्णय बहुत स्पष्ट है, जब तक मैं जीवित हूँ मेरा पोता संसाधनों की कमी के कारण नहीं मरेगा। कबीले के पास बहुत सारे संसाधन हैं और अगर कभी इसकी कमी हुई तो हम और भी अधिक कमा सकते हैं, लेकिन किसी को भी मेरे पोते और उसे क्या मिल रहा है इस बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। तेज प्रताप ने गहरी आवाज में कहा, जो बड़ों में डर पैदा करने में सक्षम थी। लेकिन सुप्रीम एल्डर कुछ कहना चाहता था लेकिन एक आवाज सुनकर रुक गया। सुप्रीम एल्डर, क्या आपने कुलपति का आदेश नहीं सुना? आपको पता होना चाहिए कि उनका आदेश इस कबीले का कानून है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। सभी ने एक आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि दक्ष अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश कर रहा था और उसने दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। सभी लोग चौंक कर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दादाजी? दक्ष ने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। हाँ हाँ हाँ, सही सही, अब समय आ गया है कि तुम जाग जाओ, तेज प्रताप ने जोरदार हंसी के साथ कहा क्योंकि उसके
चेहरे पर राहत देखी जा सकती थी। दक्ष ने अपना चेहरा अपनी मां की ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसकी बाहों में आ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। पल्लवी ने दक्ष को कसकर गले लगाया। उसे लगा कि अगर वह उसे छोड़ देगी तो वह एक सपने की तरह गायब हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू उसके कंधों पर गिरते रहे, जिससे उसके कंधे घी हो गए। उसने अपनी बाहें उसकी पीठ पर रखी और उसे गले लगा लिया। सब ठीक है माँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके बल्कि और बढ़ गए। युवा भतीजे, ये चमत्कार है कि तुम जाग गए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सुप्रीम एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह उनके पास पहुंचे हर बुजुर्ग ने बधाई देना शुरू कर दी, लेकिन जो लोग कुछ क्षण पहले सर्वोच्च बुजुर्ग से बात कर रहे थे उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। युवा भतीजे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, मैं इसके लिए 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ, सर्वोच्च बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह क्या बात है, मैं तुम्हें और इंतजार नहीं करवाना चाहता, इसलिए तुम मुझसे अभी पूछ सकती हो, दक्ष ने पल्लवी को अपनी बाहों में लेकर कहा और उसे अभी भी कसकर गले लगा रहा था और यह विश्वास करने की कोशिश कर रहा था कि यह कोई सपना नहीं था। क्या तुम्हें कोमा से ठीक पहले का समय याद है, सर्वोच्च बुजुर्ग ने पूछा। हाँ मुझे पता है, दक्ष ने जवाब दिया। यह अच्छा है, तो मेरा सवाल यह है कि उत्तरी जंगल के लिए हवेली छोड़ने से एक दिन पहले क्या आप मेरे बेटे लोग सू के कमरे में गए और उसके नौकर को मार डाला, सुप्रीम एल्डर ने पूछा। हाँ मैं भाई सू के आंगन के पास से गुजर रहा था जब मैंने उस नौकर को दादाजी के बारे में बुरा भला कहते सुना, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसे मार डाला, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह क्या तुम्हें यकीन है वह कुलपति के बारे में बुरा क्यों बोलेगा, सुप्रीम एल्डर लंगहुआ ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ होगा, तुम मुझे झूठा कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे है ना, दक्ष ने मासूमियत से पूछा। तेज प्रताप ने सुप्रीम एल्डर को थोड़ी गुस्से भरी नजर से देखा। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, उसने जल्दी से जवाब दिया। वैसे भी तुमने उसे मार डाला, मेरा मतलब है कि उसे उसके पितामह के बारे में बुरा भला कहने के अपराध के लिए दंडित किया और तुम उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गए, सुप्रीम एल्डर ने आगे कहा। ठीक है, दक्ष ने जवाब दिया, मैं पूछना चाहता था क्या तुम जंगल के अंदर लंगसू से मिले थे, वह वहां से वापस नहीं लौटा और कहीं नहीं मिला, मेरा मानना है कि वह उस जंगल में कहीं था, सुप्रीम एल्डर ने बड़बड़ाया। क्या आप मुझ पर उसे मारने का संदेह कर रहे हैं, सर्वोच्च बुजुर्ग, मैं सिर्फ एक प्रथम चरण गठन स्थापना क्षेत्र साधक हूं, मैं उसके सिर पर एक बाल भी चोट नहीं पहुंचा सकता, दक्ष ने बड़बड़ाया। मैं तुम्हें उसकी हत्या के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम उससे मिले थे या उसे किसी के साथ देखा था, सुप्रीम एल्डर ने पूछा। मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं बड़ी बहन सू से नहीं मिल पाया, दक्ष ने कहा और उसने मासूम नजर से सुप्रीम एल्डर की ओर देखा। ओह ठीक है, सुप्रीम एल्डर ने संदेह भरे स्वर में कहा और धीरे धीरे वापस चलने लगे। कुलपति, शुक्र है कि युवा भतीजा जाग गया है, इसलिए इस बैठक की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस जा रहा हूं, सुप्रीम एल्डर ने ग्रेट हॉल से बाहर निकलते हुए कहा। अन्य एल्डर भी हॉल से बाहर चले गए, लेकिन बाहर निकलने से पहले उन्होंने कुलपति को बधाई दी। कुछ देर बाद कमरे में केवल दक्ष, पल्लवी और तेज प्रताप ही बचे थे। आहम मां, मैं गायब नहीं होने वाला, क्या तुम मुझे अब आजाद कर सकती हो, दक्ष ने कुछ मिनट उसी स्थिति में रहने के बाद पूछा और देखा कि वह उसे आजाद नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगी, तुम्हें पता है तुम बहुत परेशान करने वाले बच्चे हो, तुमने पिछले 3 सालों में अपनी माँ को बहुत परेशान किया है, मैंने पिछले 3 सालों में उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी, लेकिन मैंने लगभग हर दिन उसकी आंखों में आंसू देखे हैं, उसने अपना ज्यादातर दिन तुम्हारे कमरे में बिताया और तुम्हें सोते हुए देखा, वह मुश्किल से ही तुम्हारे कमरे से बाहर निकली और पिछले 3 सालों में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली, तेज प्रताप ने भारी स्वर में कहा। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और उसने भी उसे कसकर गले लगा लिया। माफी मत मांगो, बस माँ को गले लगाने दो, पल्लवी ने जवाब दिया। मैं वादा करता हूं कि अब मैं ठीक हूं, दक्ष ने कहा और उसे गले लगा लिया और पारिवारिक प्यार की गर्माहट में खो गया। उसने अंततः दक्ष को अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया, लेकिन अभी भी उसके कंधों को पकड़े हुए थी और उसकी आंखों में देख रही थी। मैं भगवान का बहुत आभारी हूं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, मेरा दिल तीसरी बार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पल्लवी ने कहा और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल गई जो उसकी आंखों में आंसू के विपरीत थी। मैं वादा करता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह मैं तो भूल ही गई, तुम्हें भूख लगी होगी, माँ अभी खाना लेकर आएगी, नहीं मैं तुम्हारी पसंदीदा डिश खुद बनाऊंगी, मैं अभी आती हूँ, उसने कहा और जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। वहाँ कुछ नहीं है, दक्ष उसे रोकना चाहता था लेकिन उसने देखा कि वह पहले ही कमरे से बाहर जा चुकी थी। वह बस इस बात से उत्साहित है कि उसका बेटा इतने सालों के बाद जाग गया था, तेज प्रताप ने हल्के से कहा और दक्ष के कंधों को थपथपा आया। तो नौजवान, मुझे पता है कि तुम अभी अभी जागे हो और मुझे इस
बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जियाई ने मुझे बताया कि तुम उत्तरी काले जंगल से वापस आने के तुरंत बाद कोमा में चले गए थे, और आश्चर्य की बात यह है कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें वहां जाने की अनुमति दी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हें उत्तरी काले जंगल में जाने की अनुमति कब दी थी? तेज प्रताप ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। ये मुझे माफ कर दो दादाजी, मैंने माँ से झूठ बोला। दक्ष ने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर के साथ कहा, मैं जंगल में जाकर असली जानवरों के खिलाफ अभ्यास करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि माँ मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं देंगी, और अगर मैं चला भी गया तो भी वह चिंतित रहेंगी, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला कि आपने मुझे वहां जाने की अनुमति दी है और मुझे विशेष सुरक्षाकर्मी दिए हैं। दक्ष ने तेज प्रताप को समझाया, क्या तुमने लंसु को मार दिया? क्या वह वही था जिसने तुम्हारे लापता होने पर तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी? वह व्यक्ति जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद के बिना अपना बदला लोगे? तुमने ट्रेजर हॉल के ट्रायल में 5वां चरण पास कर लिया है, जो कोई भी नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम्हें उस पर हमला करने का सही मौका मिलता तो तुम ऐसा कर सकती थी। तेज प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि उस नौकर को मारने और सीधे उत्तरी काले जंगल में जाने के पीछे कोई छिपा हुआ कारण है। तेज प्रताप ने आगे कहा, मुझे उसे मारने का अवसर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी उसे मारना कठिन नहीं है। वैसे क्या तुम सच सुनना चाहते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आपने उसे मार दिया हो, लेकिन इसे कभी स्वीकार न करे, भले ही पूरा कबीला आपके खिलाफ हो, आपके दादा आपकी रक्षा करेंगे। तेज प्रताप ने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद दादाजी। दक्ष मुस्कुराया, क्योंकि वह वास्तव में अपने दिल में खुश महसूस कर रहा था। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी माँ का ख्याल रखें। पिछले दशक में उन्होंने आपके पिता की हत्या सहित बहुत कुछ झेला है, और आप ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से वह मुस्कुरा पा रही है। तेज प्रताप ने उदास भाव से दरवाजे की देखते हुए कहा, लगता है आज ये ग्रेट हॉल डाइनिंग रूम बन जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह एक खुशी का मौका है। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी वास्तविक साधना क्या है? क्योंकि आप ट्रेजर हॉल की परीक्षा पास करने में सक्षम है और अभ्यास करने के लिए उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में जाने का साहस कर सकते हैं। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहीं आत्मा स्थापना क्षेत्र में? दक्ष मुस्कुरा आया और उसने बिना किसी भाव भंगिमा के झूठ बोला, कौन सा मंच? तेज प्रताप ने फिर पूछा, 5वां चरण। दक्ष ने उत्तर दिया, अद्भुत, जब एल्डर यांग ने मुझे बताया कि आपने ट्रेजर हॉल की दूसरी मंजिल पर बैरियर पार कर लिया है, तो मैंने इस संभावना के बारे में सोचा, लेकिन इस पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल था। तो आपने ये कैसे किया? जब से आप ठीक हुए हैं उस क्षण तक जब आप वीर्यपात में गए थे, तब तक केवल कुछ ही दिन हुए थे, आप इतनी जल्दी उस स्तर तक कैसे पहुंच गए? तेज प्रताप ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा, मुझे लगता है कि यह किस्मत की बात है। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने पाया कि मेरे शरीर के अंदर बहुत सारा औषधीय सार जमा हो गया था। मैंने साधना के दौरान इसका पूरा उपयोग कर लिया और आत्मा स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंचने से पहले ही सारा औषधीय सार खत्म हो गया। दक्ष ने उत्तर दिया, हम ये सही है, गोलियों में ऐसे पौधे होते हैं जो शुद्ध क्यूई से भरे होते हैं, तो दवाएं प्रभावी न होने का कारण उनका सार था। उपयोग किए जाने के बजाय यह आपके शरीर के अंदर संग्रहित हो रहा था। यह संभव है कि आपकी दुर्घटना के बाद 4 वर्षों में हमने आपको जो सैकड़ों दवाएं खिलाई वे आपको उच्च क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम थी, लेकिन 5वें चरण तक पहुंचना ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि यह आपकी प्रतिभा के कारण अधिक है कि आप इस स्तर तक पहुंच गए, जबकि सार ने आपको मदद प्रदान की। तेजा प्रताप ने एक विचारशील भाव के साथ कहा, हम वापस आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर से एक खुश आवाज आए और पल्लवी अंदर चली गई। उसके पीछे जू और मैं भी थी, जो दोनों अपने साथ खाना लेकर आए थी। खाना जल्द ही मेज पर रख दिया गया। तुम नहीं खाओगे? दक्ष ने तेज प्रताप की ओर देखते हुए पूछा, जो बाहर की ओर जा रहा था। मैं पहले ही खा चुका हूँ, तुम अपना खाना खाओ। मैं कल रात तुम्हारे स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में एक बड़ी दावत की तैयारी करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत से लोगों को आमंत्रित करना है। तेज प्रताप खुशी खुशी दरवाजे से बाहर चला गया। तुमने भी खाना खाया? दक्ष ने पल्लवी की ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी खा लिया है, पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सारा खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। दक्ष ने पल्लवी की ओर देखा और देखा कि उसके पीछे जू और मैं अपना सिर हिला रहे थे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उनका मतलब समझ लिया। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, आओ और मेरे साथ खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा, दक्ष ने कहा और उसने सीमा जी की तरफ देखा। उसने बैठने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। वे दोनों खाने लगे, जबकि जू और मैं उन्हें जो भी चाहिए वह परोस रही। दक्ष इस पल में खुश महसूस कर रहा था और कभी कभी उसे मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था। जैसे ही उन्होंने खाना समाप्त किया, दक्ष अपनी माँ के साथ अपने आंगन की ओर चला गया। उसके पीछे जू और मैं भी थे। जाओ आराम करो माँ, जहाँ तक मैंने सुना है तुमने पिछले कुछ सालों में ठीक से आराम नहीं किया है, दक्ष ने कहा जब वह पल्लवी के साथ उसके आंगन के पास पहुंचा। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा इतने लंबे समय के बाद ठीक हो गया है, मैं उसके साथ अधिक
समय बिताना चाहती हूँ। पल्लवी ने अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा, नहीं, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं गायब नहीं होने जा रहा हूँ, मैं यहाँ अपने आंगन में रहूंगा ताकि तुम जब चाहो मुझे ढूंढ सको, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन दक्ष ने उसे बीच में रोक दिया। कोई परंतु नहीं, अब आराम करो, हमारे पास बात करने के लिए आगे एक लंबा जीवन है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। वह उदास होकर अपने आंगन की ओर चली गई। जू मेई वह अचानक पीछे मुड़ी और पुकारने लगी, हाँ मैडम। उन दोनों ने जवाब दिया और वे जल्दी से उसकी ओर चल पड़े। वह उन्हें अपने दरवाजे की ओर ले आए और उसने उनके और दक्ष के बीच एक लंबी दूरी बना दी। वह तुमसे पिछले 3 सालों में हुई घटनाओं के बारे में बताने के लिए कह सकता है, उससे यह मत बताना कि 3 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। वह फुसफुसाना धीमी आवाज में पूछा, हाँ मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, उससे यह बात मत कहना। वह उसके बारे में नहीं जानता था और यह बेहतर है कि वह ना जाने क्या हुआ और अज्ञानता में अपना जीवन जिए। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाना होकर दृश्यों को देख रहा था। ठीक है मैडम, दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा। अब तुम जा सकती हो, उसके साथ रहो और उसकी उचित देखभाल करो, उसने कहा और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चली गई। जू और मेई दोनों वापस दक्ष की ओर चल पड़े। माँ क्या बात कर रही थी? दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओ कुछ नहीं, बस कुछ मोटी मोटी बातें हैं, जू ने सीधे चेहरे से कहा। ओह ठीक है तो फिर चलो, दक्ष ने कहा और अपने आंगन की ओर चलने लगा। ये कौन है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे और 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है कि उसने एक बार पहले भी इस नाम का उल्लेख किया था, दक्ष ने आश्चर्य जताते हुए चलते हुए कहा। हालांकि पल्लवी ने उसके बीच एक लंबी दूरी बना ली थी, फिर भी दक्ष उसकी फुसफुसाना पा रहा था। दक्ष ने देखा था कि मार्शल सोल बनाने के बाद से उसकी इंद्रियां पहले से बेहतर हो गई थी। वह ऐसी चीजें सुन पा रहा था जो उसे सामान्य रूप से नहीं सुननी चाहिए थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसका कारण क्या था। वह अपनी माँ को के बारे में बात करते हुए सुन रहा था और पूरे रास्ते उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। दक्ष अंततः अपने आंगन में पहुंच गया और उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे जू और मेई भी थे। वह कुर्सी पर बैठ गया और जू और मेई को अपने सामने की कुर्सियों पर बैठने को कहा। वे तुरंत बैठ गए। तो मुझे बताओ कि पिछले 3 सालों में मैंने कौन सी बड़ी चीजें मिस की? शुरुआत से शुरू करो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए कहा। पिछले 3 सालों में बहुत कुछ हुआ है गुरुजी। मैं सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत करूंगी। सर्वोच्च बुजुर्ग लो भुआ का सबसे बड़ा बेटा 3 साल पहले लापता हो गया था जब वह उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में गया था। सर्वोच्च बुजुर्ग खुद सुराग खोजने और चारों ओर पूछताछ करने के लिए जंगल में गए लेकिन उन्हें लंगसू कहीं नहीं मिला। लोगों ने उसे उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में प्रवेश करते देखा लेकिन किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा, यहाँ तक कि उसके गाड़ी चालक ने भी कहा कि लंगसू कभी बाहर नहीं आया। जू ने लंग चेन को देखते हुए कहा। इसके अलावा युवा मास्टर के रहस्यमय कोमा में जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। परिवार ने आपको ठीक करने के लिए सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाया लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। परिवार ने आपको जगाने के लिए इलाज खोजने वाले किसी व्यक्ति के लिए इनाम भी घोषित किया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जू ने आगे कहा। इसके अलावा पिछले साल आपके सबसे बड़े चाचा के बेटे यंग मास्टर लंग ने स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट दायरे के 5वें चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और ट्रेजर हॉल के परीक्षण को पारित करने के बाद स्पिरिट ग्रेड खजाना प्राप्त किया। आपके सबसे बड़े चाचा चाहते थे कि उन्हें वर्तमान पीढ़ी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले कबीले में सबसे कम उम्र का नाम दिया जाए लेकिन कुलपति ने बिना कोई कारण बताए उन्हें मना कर दिया। जू ने आगे कहा। और अंत में कुछ महीने पहले राज्य के तीसरे राजकुमार ने ग्रैंड एल्डर की बेटी मिस जुयंग से शादी करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन आपकी चचेरी बहन मिस जुयंग ने इनकार कर दिया। तीसरा राजकुमार अभी भी कभी कभी मिस जुयंग का दिल जीतने के प्रयास में उसे उपहार भेजता है लेकिन वह हमेशा उन्हें खोले बिना ही वापस भेज देती है। जू ने दक्ष को देखते हुए कहा। ओह राजकुमार जो उसे चाहता है, दिलचस्प है, यह उसके लिए बहुत बुरा है कि दक्ष ने आयशा के साथ अपनी पहली मुलाकात और अपने पहले पले चुंबन के बारे में सोचते हुए कहा। और क्या? दक्ष ने दोबारा पूछा और अपना पिछला वाक्य अचानक समाप्त कर दिया। यही सब कुछ है जो हमारे कबीले में हुआ। इसके अलावा आपके कुछ चचेरे भाई चौथे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र में घुस गए लेकिन उल्लेख करने लायक कुछ नहीं है। जू ने दक्ष को देखते हुए कहा। अब मैं तुम्हें ड्रैगन शहर में घटित प्रमुख घटनाओं के बारे में बताऊंगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ो, दक्ष ने उससे कहा। पिछले 3 सालों में शाही परिवार में बड़े बदलाव हुए हैं। शाही परिवार में कई ऐसी चीजें हुई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। मैंने सोच समझकर कहा। जैसे क्या? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। जू ने कहा। क्राउन प्रिंस ने अज्ञात कारणों से सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ने का निर्णय लिया जिसके कारण पूरे शाही परिवार में प्रतिक्रियाओं की एक बड़ी श्रृंखला उत्पन्न हो गई। यह उचित नहीं है, अब मास्टर को बताने की मेरी बारी है। मेई ने अपनी प्यारी आवाज में विरोध किया। ठीक है आप कह सकते हैं, जू ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं मुस्कुराई जब उसने दक्ष की ओर देखा और पाया कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। क्राउन प्रिंस ने ऐसा निर्णय लिया, ऐसा लगता है कि शाही परिवार में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। आप जारी रख सकते हैं, दक्ष ने उनकी ओर देखा और कहा।